संवाद फोटोग्राफर, एक सोच, एक दृष्टिकोण लेकर परिश्रम से परिणाम की ओर संवाद, समस्या से समाधान मिलने तक। तो आइए फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रायोजक फोटो स्टोरी, कला और फोटोग्राफी ई मैगजीन, संपादक ज्योतिर्मय यादव, सह प्रायोजक कैमरा केयर, कैमरा एंड ड्रोन एक्सेसरीज, सेल्स सर्विस रिपेयर, समर्थन मीडिया फोटोग्राफर क्लब का प्रकाशन, फोटोवाइज हर खबर कैमरे की नजर से। सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे, एक शॉर्ट इंट्रो आपका। देखिए, मेरा नाम सचिन भोर है। मेरा जो होम टाउन है वो है साईं बाबा जी का जो शिरडी है उसके पास संगमनेर नाम का एक तहसील एरिया है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी आर्ट टीचर थे, अभी वो रिटायर्ड। उनके वजह से 1981 में घर में पहला कैमरा आया। मैं बॉर्न भी उसी साल हुआ 1981, तो ऐसा समझे कि मैं जैसे बॉर्न हुआ हूँ तभी से घर में कैमरा है। तो बस कैमरा देखते देखते ही हाथ में लेके बड़ा हो गया। तो बाद में आर्ट टीचर डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का डिग्री मैंने कंप्लीट किया। और बस फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, फिर फोटोग्राफी में ही आगे बढ़ना था, वो पहले से ही सोचा था। तो वो सोचते सोचते यहाँ तक का जर्नी कर रहे हैं। फैमिली के बारे में थोड़ा सा। फैमिली बेसिकली मेरे जो पिताजी हैं वो आर्ट टीचर डिप्लोमा जैसे उन्होंने किया था 1973-74 में। अब उनके समय में जो था कि एजुकेशन को उतना स्कोप नहीं था, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सिटी में जाके पढ़े थे। और फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया उनको देखते देखते, तो उन्होंने मुझे आर्ट टीचर डिप्लोमा के लिए भेजा। उसको ATD कहते, ATD। उसके बाद मेरा नज़रिया चेंज हुआ। अब ये पिताजी का जो इम्प्रेशन है कंटिन्यू, वही मेरे पहले गुरु है, मेरे लिए मेंटोर है कि जिन्होंने फोटोग्राफी भी सिखाया, ड्राइंग भी सिखाया। और मेरी मम्मी का इतना खूबसूरत किरदार है उसमें कि उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन पापा से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी। उसमें है फोटोग्राफी। बचपन में हम उनको फ़ोटो निकालते समय देखते थे। मेरी मम्मी स्टूडियो फोटोग्राफी करती थी। मुझे और 2 भाई हैं, महेश और प्रशांत। हम तीनों उनको देखते थे कि अपनी मम्मी भी फ़ोटो निकालती है स्टूडियो में, तो हम मतलब उस संस्कार में बड़े हो रहे थे। तो बस माता पिताजी का ये जो संस्कार है और जो एजुकेशन उन्होंने दिया हमें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड कई बार हम लोग देते हैं, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है जी, या फिर पॉलिटिशियन का बच्चा भी पॉलिटिक्स में आता है। तो मैं वही लेगेसी आगे लेके जा रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स फोटोग्राफर है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मुझे इतना खूबसूरत परिवार मिला कि जिसकी वजह से उन्होंने जीवन तो दिया है, लेकिन जीवन में मतलब एक रोशनी जो देनी होती है, क्योंकि जीवन हर कोई जीता है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने दिया है कि अभी कोई भी चीज़ को कभी नहीं बोला कि मुझे जो करना था मेरे करियर में, लाइफ में, हर चीज़ में हर टाइम उन्होंने सपोर्ट किया है। और वैसे मेरे जो 2 भाई है छोटे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, और बड़ा होने के बावजूद भी मेरे दोनों भाइयों ने मुझे हमेशा एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया है। हमारे एक भाई छोटे महेश है, वो अमेरिका में है, और मुझे बेहद खुशी है कि वो और उनकी वाइफ अमेरिका में भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, और वहाँ पे भी हमारा एक ब्रांड है फोटोग्राफी का। तो बस यही खूबसूरत फैमिली है। वैसे ही प्रियदर्शनी मेरे लाइफ में आई, वो भी लास्ट लगभग 4 साल से वो न्यूबॉर्न बेबी मैटरनिटी फोटोग्राफर है, और उन्होंने पिछले 10 साल से मुझे फोटोग्राफी इंडस्ट्री में पूरा सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ कुछ अलग तरीके से, क्योंकि मेन तो सपोर्ट ही है। ऐसा एक खूबसूरत परिवार है हमारा जी। तो आपका स्कूल और ये कॉलेज लाइफ में कैसा रहा? जैसे या फैमिली आपकी चाहती थी कि आप भी फोटोग्राफर बने, या फिर आपका कुछ और था उसमें? स्कूलिंग और कॉलेज के लाइफ के बीच में आपको लग रहा था कहीं और जाएं, किसी और फील्ड में? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। बेसिकली स्कूल लाइफ में जो है 9th तक बहुत बढ़िया था मेरा स्कूल लाइफ, बहुत एंजॉय किया मैंने। और दोस्त मेरे सबसे बढ़िया थे, बचपन से ही मुझे दोस्त बहुत बढ़िया मिले। और 9th के बाद 10th में मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि 9th तक मुझे 70% तक मार्क्स मिलते थे, 70-75 तक, मतलब एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। और उस एवरेज के साथ ही आगे चल रहा था। पिताजी टीचर है तो एक जिम्मेदारी भी बनती कि भाई कोई टीचर का बच्चा है तो उसको अच्छा ही मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा एक परसेप्शन लेके सब चलते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ कि 10th में मुझे बहुत कम मार्क्स मिले, मतलब 10th में मेरे जो मार्क्स है वो है 44%। तो 44% मिलना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए।
और इतना कम मार्क्स लेकर मतलब आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल बन चुकी थी। और मुझे याद है कि मेरा रिजल्ट जब आया तब मैं 2 दिन घर नहीं गया था, मेरे दोस्त के घर था। और बस घर पे मैंने मैसेज दिया कि मैं मुंह भी दिखा नहीं सकता आपको, और मैंने पूरा अपना जो फैमिली है उसको मेरे वजह से बहुत दुख पहुंचा है। तो पहले से बहुत इमोशनल हूँ, और क्या हुआ हादसा मुझे भी पता नहीं कि 10th में इतने कैसे कम मार्क्स आ गए। लेकिन देखिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये तब नहीं पता चलता था मुझे, मैं बच्चा था तो। लेकिन इतना दुख पहुंचा मुझे कि यार ये कैसे हुआ, और मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स को इतना दुख हुआ कि उन मतलब वो कैसे बताए सब लोगों को कि कितना मार्क्स मिला है। और अपने यहाँ पे समाज ऐसा है कि आप बहुत बढ़िया काम करो, शायद वो जल्दी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आपसे अगर कुछ गलती है तो वो बहुत फटाक से उसको फोकस किया जाता है, राइट। तो 10वीं में जब मार्क्स कम हुए तब मुझे बहुत मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया गया लोगों से, बहुत अलग तरीके से मुझे बातें की गई मेरे बारे में, या फिर मेरे जो दोस्त थे कुछ दोस्त टूट गए मेरे से। और उस समय मैंने फिक्स किया कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम करना है कि जो मेरे परिवार को, मेरे पेरेंट्स को एक मतलब प्राउडली वो बता सकते हैं कि यार ये हमारा बच्चा है सचिन, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उनको बहुत खुशियाँ मैं दे पाऊँ। एक होता है ना कि वो मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तब तक उतना सीरियस नहीं था। तब मैं सीरियस हुआ कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है, और मेरी ख्वाहिश थी आर्किटेक्ट बनना। एक्चुअली मुझे आर्किटेक्ट बनने में इंटरेस्ट था, और मैंने सोचा भी था कि आर्किटेक्ट बनूं। लेकिन जैसे 10th के मार्क्स आ गए और मैंने जानकारी निकाली कि आर्किटेक्ट बनने के लिए तो साइंस जाना होता है। फिर मैंने साइंस जाना पसंद किया 44 मार्क्स में भी, और 1 मंथ का मैंने साइंस में एजुकेशन लिया। तब मुझे पता चला कि भैया अपने बस की बात नहीं है, हम आर्टिस्ट माइंड के हैं, हमारा राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है, तो हमें आर्टिस्ट बन के आगे जाना बेहतर रहेगा। फिर मैंने आर्ट्स में 11th में एडमिशन कर दिया, 11th 12th आर्ट्स में किया, और फिर उसी वक्त मेरा फिक्स हुआ कि मैं आर्ट टीचर डिप्लोमा करूँगा। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तू आर्ट्स में बहुत अच्छा काम करता है, तेरा आर्ट बहुत अच्छा है, तेरा ड्राइंग पेंटिंग बहुत बढ़िया है, तो तू जो अच्छा है उसमें उसके आगे जा। देखो ऐसे घर वाले बहुत कम मिलते हैं कि जो हमें पसंद है वो करने देते हैं। मुझे ऐसे घर वाले मिले, मुझे ऐसे पापा मिले कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप आगे जाओ, जिसमें जाना चाहते हो उसमें आगे जाओ, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल मन में ये मत रखो कि आपको मार्क्स कम है, ऐसा नहीं है, आपका इंटरेस्ट अलग सब्जेक्ट में है। हम लोग बाकी मूवीज़ में देखते हैं, मेरे साथ ये एक्चुअल लाइफ में हुआ है। और फिर मैंने फाइनल किया कि चलो अभी आर्ट टीचर डिप्लोमा करेंगे। वो मैंने कंप्लीट किया 1999-2000 में। लोकेशन पुणे ही था? संगमनेर, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पर मैंने आर्ट टीचर डिप्लोमा किया। उसके बाद में महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस है, तो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का एजुकेशन कंप्लीट किया। और कॉलेज था हमारा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स। एक बार जब मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट को गया तो मेरा विजन चेंज हो गया, क्योंकि मैं अगर आर्ट टीचर डिप्लोमा तक रुकता था तो शायद मैं एक बढ़िया टीचर बनता था, आर्ट टीचर, लेकिन मैं बाकी दुनिया में उतना नहीं आता था। और मुझे फोटोग्राफी में आगे जाना मेरा वो एक पैशन बन गया था, क्योंकि 11th-12th से ही मतलब मेरा फोटोग्राफी उतना स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छे से। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मैंने 5 साल काम किया, एनिमेशन इंडस्ट्री में 2 साल था, 3 साल फिल्म इंडस्ट्री में था। और तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी पहचान क्या है। मुंबई में था मैं, और बस मुझे लगा कि अपना खुद का एक ब्रांड होना चाहिए। फिर मैं मुंबई से पुणे आया, और हम लोगों ने विवाह फोटोज़ को लॉन्च किया यहाँ पर, और विवाह फोटोज़ नाम से ही मुझे सब पहचान मिली। तो उस टाइम आपने पापा से ही सीखा था, या फिर उसके बाद आपको लगा एक गुरु भी बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ पापा जी नहीं सिखा सकते या आप उनसे नहीं पूछ सकते। तो आपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपने कोई गुरु भी ज्वाइन किया या किसी को असिस्ट किया कि हाँ फोटोग्राफी में जाना है तो सीखना? देखिए ये बात आपने बहुत खूबसूरत कही। सब बातें मतलब जैसे पापा जी गुरु है, पहले से उन्होंने कैमरा हाथ में दिया, बहुत बचपन से। मैं 7th स्टैंडर्ड की छुट्टियों से तो मैं फोटोग्राफर बन गया, मतलब फोटो निकालने लगा वेडिंग्स के, राइट। जब उन्होंने जो बताया था, जब SLR कैमरास थे, फिल्म कैमरास थे, तब मैं शूट करता, तो उन्होंने जितना बताया उतना काम करता था।
वो उस वक्त अवेलेबल लाइटिंग पे काम करते थे, तो मैं अवेलेबल लाइटिंग पर काम करने लगा, मैं शेड एंड लाइट में काम करने लगा। शैडो का महत्व मुझे तब पता चला। लेकिन मैं जब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट को गया, उस वक्त मुझे एक अच्छे गुरु मिले, मैं उनको प्रणाम करूंगा कि हमारे परमार सर, जिन्होंने एक नया नजरिया दिया, और वो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के हेड थे। मेरे लिए वो फोटोग्राफी सिखाते नहीं थे, लेकिन मेरे लिए मेंटर वही बने जो एक बहुत खूबसूरत विजन लेकर और स्टूडेंट को बहुत सपोर्टिव थे। तो तब और इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा। और मुंबई में एक्चुअली जब मुझे लगा कि मेरा फोटोग्राफी रुक रहा है करियर और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, ये जो है NIP, ये एकेडमी मैंने ज्वाइन किया। वो मैंने 2 महीने का कोर्स वहाँ पर किया है, बेसिक और एडवांस। लेकिन सच बात बोलूँ तो तब जाके मुझे लगा कि मैं अभी फोटोग्राफी सीख रहा हूँ। तब तक जो मैं कर रहा था वो एक थोड़ा अंदाजे से था। तब तक मुझे टेक्निकल बातें बहुत कम पता चली थी। तो 2010 में मैंने वो कंप्लीट किया 2 मंथ्स का। और वहाँ पर मुझे प्रणत सर थे, हमारे जो वहाँ के अदर फैकल्टीज थे, मैं तो ज़्यादातर प्रणत सर वहाँ पे थे, उनका बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। और मुझे लगता है कि एक अच्छा फैकल्टी हमें क्या बदलाव दे सकते हैं, एक अच्छे मेंटर हमारा कैसा एक डिज़ाइन करते हैं हमें, राइट। तो वो उन्होंने करके दिया मुझे। ये मेरे एजुकेशन टाइम में जैसे पिताजी ने किया, बाद में हमारे आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर्स ने किया, बाद में हमारे जो फोटोग्राफी के फैकल्टी थे उन्होंने किया। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके गाइडेंस से और उनके एक्सपीरियंस के बाद जो हमें गाइडेंस मिलता है, उससे ही हमारा लिटरली विजन चेंज होता है हमारा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नज़रिया चेंज होता है और हम प्रोफेशनलिज्म समझने लगते हैं। गुरुजी ने आपके जिम्मे में बॉम्बे में आपने ज्वाइन किया, उन्होंने आपकी सोच को एक दायरा बढ़ा दिया कि आप जहाँ तक सोच रहे हैं वो लिमिट है, उससे भी बहुत आगे जाया जा सकता है। आप बॉम्बे में ये चीज़ें कर रहे थे, तो उस टाइम आपका बजट कैसे अफोर्ड करते? घर से ही जाता था सारा बजट, या कुछ आप भी अपना ट्राई कर रहे थे फोटोग्राफी से कुछ अपना पॉकेट मनी निकालना? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप अपने घर से दूर हैं, तो पर्सनल खर्चा, कॉलेज की फीस वो ठीक है पापा दे देंगे, लेकिन कुछ और अलग खर्चे, तो वो आप कैसे मैनेज करते थे? ओके, मुंबई में जब मैं ये सीख रहा था तब मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था जी। जॉब करते करते मैं सीख रहा था, तो थोड़ा सा उसका जो बजट है मैं मेरे जॉब के अकॉर्डिंग करता था। लेकिन जब मैं एनिमेशन सीख रहा था जी, उस समय मुझे बजट का बहुत इशू था जी। क्योंकि उस समय हम तीनों भाई है, तो पापा को और मम्मी को तो तीनों को सिखाना है। अब तीनों को हायर एजुकेशन देना है तो कैसे दे, राइट। क्योंकि एक टीचर का उस वक्त का सैलरी बहुत नहीं ज़्यादा होता था। पापा के लोन वगैरह ये सब चीज़ें, घर बनाना, उसमें उन्होंने हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट सब कुछ दिया। लेकिन उस समय मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई महेश जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब उसने मेरे लिए मेरे एजुकेशन के लिए उसने फीस दी है, उसने मेरा जो बजट है उसने मुझे हमेशा हेल्प की है। और वो जॉब करता था तब मैं सीख रहा था। मतलब मेरा छोटा भाई जब जॉब कर रहा था, मैं बड़ा होने के बावजूद भी मैं सीख रहा था। और उसका वो सपना था कि दादा तू सीख, तू आगे बढ़। और उसने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, आज भी वो बहुत सपोर्टिव है। और बस मेरा बजट महेश था और महेश के वजह से मैं जो करना है वो सब बजट के मैनेज करके। लेकिन आपने जो बोला ना कि कुछ असाइनमेंट्स करके कुछ होता था, तो कुछ मैं इंटीरियर फोटोशूट्स करता था उस वक्त। जब मैंने NIP ज्वाइन किया उसके बाद में मैंने कुछ असाइनमेंट्स लेना स्टार्ट किया था। और ज़्यादातर इंटीरियर के जो शूट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के शूट्स होते हैं, उस समय वो करता था मैं। इवेंट्स का उतना काम नहीं करता था, इवेंट फोटोग्राफी का। और उससे भी थोड़ा सा अमाउंट मिलता था, तो उस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा था। क्योंकि मुंबई था, अब मुंबई में तो उतना बजट रखना ही पड़ता है, खर्चा रहता है। लेकिन जॉब भी कर रहा था, छोटा भाई सपोर्ट में था, फैमिली सपोर्ट में थी, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा इजी हो रहा था वो सब करके। तो आपने लमसम 5-7 साल बॉम्बे में ही गुजारे हैं, घर से दूर रह के, और उसके बाद आपको भी लग रहा था कि अभी हम कुछ सीखे नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और आया होगा कि आप अपना पॉकेट मनी कैसे निकालें, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, हमेशा मांग के कैसे करें। तो पहला कैमरा कैसे लिया, या कैसे आपका प्लान है? ठीक है, अभी बहुत मांग लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब तो ठीक है, लेकिन कितने दिन तक मांग सकते हैं भाई से? तो वो जर्नी आपकी कैसी रही पहला कैमरा लेने का? मेरा थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको कि मेरा पहला कैमरा अगर मैं कहूँ जिससे मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे रखा है, जो पिताजी का ही कैमरा है बेसिकली। पिताजी ने ये लिया हुआ है, कोसिना नाम का। ये ब्रांड
के साथ मेरा स्टार्ट हुआ कोसिना से। जी और कोसिना से मैंने फर्स्ट मतलब पहले फोटोग्राफी स्टार्ट किया 1995 में। जी तो उस समय मैंने कंप्लीट वेडिंग शूट भी किया। जी मेरा 7th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था मैंने। जी और बस वो समर वैकेशंस था जी और मामा जी का वेडिंग था, जी तो उससे पहले से मैं वेडिंग्स को जाता था। लेकिन ये कैमरा पे मैंने पूरा वेडिंग शूट कंप्लीट कर लिया और बहुत खूबसूरत शूट उस वक्त हुआ था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो मेरे करियर का ये फर्स्ट कैमरा है। जी और आप जो कह रहे मुंबई की बातें, तो एक्चुअली मुंबई में मैंने कोई कैमरा लिया ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि मुंबई में मेरे एक दो दोस्त थे, उनके पास भी कैमरा था। एक विजय नाम के हमारे बहुत क्लोज दोस्त थे, NIP में मिले थे। उनका कैनन का कैमरा था और उस समय 500 जो है 500D वो उसका माहौल था, जी तो उनके कैमरे पे मैं काम करता था। लेकिन पुणे में आने के बाद मुझे सब इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। जी। तब मैं बजट बनाकर जॉब से मैनेज करके उसका बजट बनाकर मैंने फर्स्ट कैमरा लिया निकॉन का D90, जी क्योंकि उससे पहले D80 भी था हमारे पास, लेकिन मेरे वो भाइयों ने मुझे गिफ्ट दिया था। जी मतलब उन्होंने मुझे कैमरा दिया है, इसमें मैं थोड़ा लकी हूँ। जी और जब मैंने फर्स्ट कैमरा पुणे में लिया वो DSLR में था D90, और उसके बाद एक एक स्टेप क्योंकि मैं तो प्रोफेशन में आ गया, जी तो उस अकॉर्डिंग फिर मैं काम करते गया। लेकिन और एक याद मेरे लिए मैंने जानबूझ के निकाला है। देखिए ये कैमरा है निकॉन FM10, बहुत फेमस कैमरा था शिवलाल जी ये। जी ये मैंने 99 में और 2000 में खरीदे, जी मतलब 2000 में और 2001 में जी। शायद। तो ये 2 कैमरा मेरे पास हैं। जब पिताजी करते थे कोसिना पे, मेरा जब एंट्री हुआ इंडस्ट्री में, उनके साथ मैं काम करने लगा, जी तो मुझे इस कैमरा का बहुत अट्रैक्शन था निकॉन के। इसमें और FM2 भी था, वो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। और इसमें अभी जैसे हम लोग मल्टीपल एक्सपोजर करते थे वैसे इसमें ऑप्शन था, जी और हम उस समय ये करते थे। जी तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत यादें हैं। और ये जब मैंने लिए तब हम लोगों ने शिवलाल जी, मुझे अच्छा लगेगा ये बताते समय, कि हम लोग 10 रुपये 20 रुपये का रोज़ वो बैंक में रखते थे, जी और उससे हम कैलकुलेट करते थे कि 4 महीने में कितना हो गया, 6 महीने में कितना हो गया, जो असाइनमेंट्स आती है उससे कितना अमाउंट हो रहा है, कितना थोड़ा सा बच रहा है, ऐसा प्लानिंग करके हम कैमरा खरीदते थे। तो ये 10,800 का, 11,200 ऐसे प्राइस उस समय थे। मैं ये बातें बता रहा हूँ 22 साल पहले की। जी तो उस समय 10-12 हज़ार को बहुत वैल्यू था। जी और हम लोगों ने ये कैमरा जब खरीदे वहाँ पर, तो हमें जैसे आज का हम 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बोलते ना, वैसा इसका वैल्यू था। और हम एक एक रुपया जमा करके लेते थे। इसलिए आज भी मुझे बहुत, मैं मानता हूँ कि बस हमें लगा और एक इक्विपमेंट ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही जाना चाहिए। जी जी जी। तो आपका सर, आप ग्राफिक्स से पढ़े हैं, NIP में पढ़े आप, और आर्ट से आपने किया, तो आपको उस टाइम क्या, क्योंकि आप एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें वेडिंग फोटोग्राफी ही नहीं थी कि आप वेडिंग फोटोग्राफी ही करें, क्यों आपने वेडिंग फोटोग्राफी की? क्योंकि बहुत जॉनर रहे होंगे, फैशन में जा सकते थे और इंडस्ट्री में जा सकते थे, लेकिन आपने क्यों ये वेडिंग ही चुना उस टाइम का? मुझे लगता है मेरे लिए बहुत नज़दीक ये बातें हैं। जब मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का एजुकेशन किया और मुंबई गया एनिमेशन इंडस्ट्री में, एनिमेशन में 2 साल काम करने के बाद रिसेशन आया, सब छूट गया। जी तो फिल्म इंडस्ट्री में गया। फिल्म इंडस्ट्री में तो देखिए फैशन और ये वो सब एक अट्रैक्शन, ग्लैमर जी जी की दुनिया थी। मैं एक्चुअली उस तरफ जा सकता था। जी लेकिन मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ है, मेरे पिताजी को मैंने शादी के फोटो खींचते हुए देखा है। जी मैं उनके साथ बचपन 5th स्टैंडर्ड से उनके साथ जाता था जी कि शादियों में, जी और 2-4 फोटो मुझे खींचने के लिए मौका मिलता था। जी। और जब 7th स्टैंडर्ड के छुट्टियों ने मैंने पहला फर्स्ट वेडिंग शूट किया, तब से मतलब 95 से लेके 2005 तक, मतलब 10 साल मैंने वेडिंग फोटोग्राफी की है। जी 2006 को मेरा फाइनल था डिग्री का, इसलिए मैंने शूट्स नहीं किए। अदरवाइज मैं कंटिन्यूस 10 साल वेडिंग शूट्स कर रहा था। जी अब इतना वेडिंग करने के बाद वो जो एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जी वेडिंग वही कंटिन्यू करने का क्यों सोचा मैंने, क्योंकि ठीक है वेडिंग में मैं सब कर सकता हूँ जी सर। और वेडिंग में ना बहुत 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 खूबसूरत जॉनर है। जी वेडिंग में इमोशंस है, जी वेडिंग में एक्साइटमेंट है, एंजॉयमेंट है, वेडिंग में रिलेशन है, वेडिंग में एक अलग बॉन्डिंग होती है, वेडिंग में स्टोरी रहती है, जी राइट। मैं थोड़ा स्टोरी टेलर भी हूँ, जी। मुझे स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बुक्स पढ़ते रहता हूँ, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। ये सब मैं कर सकता था वेडिंग में। मेरी जो बुक थी, जैसे मेरा आर्किटेक्ट का एक सपना था, वैसे मेरा एक सपना था कि मैं फिल्म का डायरेक्टर बनूँ, फिल्म्स का कैमरामैन बनूँ, DOP बनूँ। जी जी तो वो सब मेरा पूरा कैसे हो सकता जी। है। तो मैं वेडिंग्स में एंजॉय करता था ज़्यादा। और दूसरी बात कि मैं जब वेडिंग में जाता था, मैं पूरा भूल जाता था दुनिया।
आज भी वही होता है, अगर मैं वेडिंग में हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं रहते मेरा, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, टीम के पास देता हूँ और मैं शूट से एंजॉय करता हूँ। एक्चुअल टाइम पे शॉट लेना, मोमेंट्स को कैप्चर करना, स्टोरी टेलिंग पिक्चर्स लेना, और मैं वहाँ पे प्रोडक्ट भी कर रहा हूँ, फूड फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ, मैं इंटीरियर शूट भी कर रहा हूँ, कुछ फैशन के स्टाइल में भी शूट कर रहा हूँ। आजकल तो ब्राइडल पोर्ट्रेट्स भी फैशन के जैसे होने लगे, मैं क्रिएटिव लाइटिंग भी कर पा रहा हूँ। और बस ये सब करते करते मैं स्टोरी और किसी के लाइफ टाइम मेमोरीज प्रिजर्व कर रहा हूँ, राइट। मुझे लगता है एक फैमिली को खुशियाँ दे रहा हूँ, तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री वाली भी बात थी। अदरवाइज आज भी मुझे फैशन बहुत पसंद है, फैशन फोटोग्राफी, मुझे फूड और प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, फिर भी मैं वेडिंग में ये सब कर पाता हूँ, वो एक बात थी। और एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट है, मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में था, हमारी जो कंपनी थी कॉस्मोस इंडिया, वो हाई प्रोफाइल वेडिंग्स का आर्ट डायरेक्शन करती थी। और उस समय मुझे बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हैदराबाद में वेडिंग था, उनका वेडिंग का आर्ट डायरेक्शन करने का मौका मिला, असिस्ट मतलब डिज़ाइन करने का मौका मिला, मैं डिज़ाइनिंग करता था। अब वो करते समय लगभग हमने वेडिंग के लिए 5 करोड़ का सेटअप बनाया था और डिज़ाइंस मेरे थे सब। उस समय फर्स्ट वो जोधा अकबर और अवतार वगैरह ये मूवीज़ आई थी और उनके थीम पे मैंने ये डिज़ाइंस किए थे। हैदराबाद में जब वो वेडिंग हुआ और मैं जा नहीं पाया, उस समय मेरा बच्चा छोटा था, तो वहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन की टीम गई थी, वो टीम आने के बाद बोले यार सचिन तूने आना चाहिए था। बोला क्यों? बोले वहाँ पे फोटोग्राफी कैसे चल रही थी वो तू खुश होता था देख के, हाई प्रोफाइल वेडिंग्स था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो साउथ अफ्रीका में है, 2 स्टेट की मिनिस्ट्री थी वहाँ पे, लगभग 4 हेलीपैड थे, कितना बड़ा सेटअप रहेगा, और 8 से 10 दिन का शादी था। तब मैंने एक एक्साइटमेंट में पूछा कि यार क्या था माहौल, तो बोले लगभग 25 से 30 फोटोग्राफर्स की टीम थी, उसमें कुछ फॉरेनर्स थे, और जिन्होंने ये शूट किया वो तो मर्सिडीज में आते थे। देखिए मेरे आंखें खुल गई, क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से हूँ सर, मेरा गांव एक पहाड़ों में है, और मैंने मतलब मेरा करियर स्टार्ट किया तब हमारे पास राजदूत नाम की गाड़ी थी। हाँ, उससे बोले मेरे पिताजी साइकिल पे जाते थे। अब इतने छोटे गांव से जब हम लोग आते, और जब मैं वेडिंग जो देखा वो मैंने 4000 5000 बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने हाईएस्ट वेडिंग किया था तब तक कुछ 12000 तक का रोल के कैमरा पे, तो मेरे लिए तो मैं चौंक गया कि क्या बात कर रहे हैं, 25-30 आर्टिस्ट हो सकते हैं एक वेडिंग में। मैं सही नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था प्रोडक्शन की टीम है वो तो ऐसे ही फेंक देते कुछ बातें। तो मैंने हमारे जो बॉस थे उनको पूछा, तो बोले सच में इतना टीम था, और मुझे प्रोडक्शन की टीम में बताया कि कितना बजट रहेगा बात करो। तो मैंने पूछा कितना बजट था उसका, तो मुझे जानकारी मिली कि 1 CR का बजट था फोटोग्राफी का उस टाइम का। 2010 की बात है ये। मेरी आंखें खुल गई, मैं बहुत एक्चुअल जो है वो बात बता रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे मालूम नहीं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जो 1 CR का जो बात मैंने देखा, मैंने सिर्फ इतना देखा, देखो पैसा तो हमें चौंक देता ही है, चौंका देता है, क्योंकि हम जिस तरीके से आगे आए हैं। लेकिन मुझे ये बात पता चली कि यार वेडिंग इंडस्ट्री में इतना स्कोप है, इतना बड़ा स्कोप है, इतनी बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री है। और उस समय मेरा सोच ऐसे बना था कि यार वेडिंग मतलब थोड़ा लोअर कैटेगरी, वो नहीं करना चाहिए, फैशन करेंगे, ग्लैमर के साथ काम करेंगे। उस समय मेरी आंखें खुल गई, जो वेडिंग से मैं दूर हो रहा था, तो हम मैंने सोचा नहीं यार वेडिंग में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री है और हम अपने आर्ट को आगे लेके जा सकते हैं। आर्ट जो है अपने में उसको बहुत खूबसूरती से आगे लेके जा सकते हैं। जो फोटोग्राफर थे हैदराबाद के, उनको मैंने ढूंढा, उनको ऑर्कुट पे रिक्वेस्ट भेजा, अभी तो फेसबुक चल रहा है, उससे पहले ऑर्कुट था। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें जो मेंटोर मिलते हैं ना, वो सिर्फ हमें सामने बिठा के गाइड करने वाले नहीं होते, हमारे ज़िंदगी में कई मेंटोर्स रोज मिलते हैं हमें, राइट। तो उस समय मैं नाम लेना चाहूँगा जो मेरे लिए मेंटोर है, वेंकटरमन्ना जी, कि जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनसे मैंने आज तक बात नहीं की है, कम से कम 3 बार मिले हम लोग। मैं हैदराबाद में भी मिला, लेकिन मैंने कभी ये स्टोरी उनको बताई नहीं आज तक, क्योंकि मैं एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश में हूँ कि जब मैं उनको मिलूँ कि आपने मेरा नज़रिया चेंज कर दिया। तो उनका टीम था, और उनके आज भी अगर आप फेसबुक पे भी अगर स्टेटस देखोगे ना, इतना रॉयल, इतना रिच तरीके से वो रहते हैं, तो बस वो एक अट्रैक्ट किए। मैंने उनको ऑर्कुट पे मैसेज भेजा, उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट किया, और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स भी किया, क्योंकि उस समय में वो जो आर्ट डायरेक्शन के टीम का मेंबर था। और उनको भी बोला मैं कि मैं खुद एक फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखता हूँ, तो बोले आप आगे आइए, कंटिन्यू कीजिए। तो मुझे लगता है
ऐसे भी मेंटोर हमें मिलते हैं कि जो हमें एक अलग नज़रिया देते हैं, राइट। जी वहाँ से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मुझे एजुकेशन लेना है फोटोग्राफी में, और एजुकेशन लेकर ही आगे बढ़ना है। जी क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का एजुकेशन तो है, जी वो तो मैं मतलब थैंक्स टू मेरे पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन फोटोग्राफी में एजुकेशन लेना ज़रूरी है। वो इंसिडेंट के बाद मैंने एकेडमी ढूंढी जी जो बेस्ट जो मुझे लगी, NIP, और बस उससे मेरा जर्नी विवाह फोटोज़ का स्टार्ट हुआ। जी तब से मैंने सोचा कि वेडिंग फोटोग्राफी में फिर से एंट्री करेंगे और खुद को आके लेके जाएंगे। जी। तो उस समय आपका शादी का आपकी एज क्या रही होगी, और शादी हो चुकी थी या फिर शादी के लिए गया पहले? शादी की जो बात है मेरी, एक्चुअली मेरी जो वाइफ है प्रियदर्शनी, वो हम लोग दोनों क्लासमेट्स हैं जी औरंगाबाद से, जी और मेरा शादी 2008 में हुआ। ओके, तो 2008 में मैं खुद सेटल नहीं था उतना, मतलब एनिमेशन इंडस्ट्री में था, जी और बस मैं खुद स्ट्रगल टाइम में था। तो हम दोनों भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो घर वालों ने भी सोचा कि ये अच्छा रहेगा, और हम दोनों क्लासमेट्स थे। शादी का जो मेन जिम्मेदारी जो आया, तो मेरे लिए वो थोड़ा प्लस भी था क्योंकि हम दोनों एक ही इंडस्ट्री से थे। तो मुझे एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला था कि जो इस इंडस्ट्री को जानता है, उनका सपोर्ट मुझे मिलने वाला था। लेकिन मेरा मतलब मुझे ऐसा समझे कि मुझे जॉब भी नहीं था। जी एनिमेशन इंडस्ट्री में जो जॉब करा था वो नहीं के बराबर था मेरा, उतना कुछ ये नहीं था। मेरा शादी के बाद मेरा डायरेक्शन का जो करियर है वो स्टार्ट हुआ है, और ये सब कोर्स वगैरह जो किया है ये मेरा मतलब शादी के बाद वाला सब स्टोरी है। जी जी जब मेरा शादी हो चुका था उसके बाद मैं पढ़ रहा था, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, आज भी मेरा मास्टर्स चल रहा है, हम दोनों का हस्बैंड वाइफ का हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं, और नेक्स्ट शायद 6 मंथ में वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बस शायद शादी करने के बाद एक अच्छा पार्टनर मिलने की वजह से, सपोर्टिव पार्टनर मिलने की वजह से मैं सीख रहा था, और तो इसीलिए मैं डिसीजन ले पाया कि जॉब छोड़ के मैं जो वेडिंग इंडस्ट्री है उसमें री एंटर कर पाया। जी जी। तो आप दोनों लाइफ कैसे मैनेज करते थे? प्रोफेशनल भी था, आपको पढ़ना भी था, और फैमिली का भी था, और मैम के साथ भी आपको मैनेजमेंट करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि यार भाई बहुत टाइम दे लिया, सब कुछ हो गया, अभी क्या, आप तो कुछ आना भी चाहिए, अमाउंट नहीं आएगा तो हम लोग क्या चलेंगे, हमें भी जॉब करना है। तो आप वो लाइफ कैसे मैनेज करते थे इसके बीच में आपको? नहीं, ये एक्चुअली टफ था बहुत। मुंबई में तो डेफिनेटली टफ था, क्योंकि दादर में मेरा इंस्टीट्यूट था नेशनल अपना NIP, और मैं अंधेरी वेस्ट में रहता था। जी मेरा जॉब अंधेरी वेस्ट में था, और उस वक्त मैं ऐसे फॉर्म में था कि मेरे जो आर्ट डायरेक्शन में मेरा अच्छा नाम चल रहा था, मैं जो लीड डिज़ाइनर था हमारे इसमें, और मेरे अच्छे खासे सेट्स फाइनल होते थे। मुझे कभी कभी सेट्स पे भी जाना होता था फिल्म सिटी में, कभी कभी नाइट करनी होती थी। वो सब करते करते सुबह मेरा 7:30 का बैच होता था क्लास। लेकिन उस समय क्या है कि हमारा जो बेसिकली जो बच्चा है जयत्र, वो बॉर्न हुआ था, तो प्रियदर्शनी मेरे होम टाउन थी, और वो होम टाउन 1 साल का हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि वो 6 मंथ्स का लगभग, कि आप उधर रहोगे तो मैं इधर एक एक चीज़ कर लूँगा। देखिए ये तो मैनेज करके आगे बढ़ना है हमें, कि आप थोड़ा वहाँ पे कंटिन्यू करो, और बेबी भी है मुंबई में उतना वो हम कंफर्ट नहीं थे, तो वो होम टाउन में रहेगा तो अच्छा एक रह सकता है, पूरा फैमिली साथ में रहेगा। थोड़ा मैं यहाँ पे जब सेटल करता हूँ और फोटोग्राफी में एजुकेशन देना है, तो मेरा थोड़ा डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल अलग करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आप उधर रहो, मैं इधर थोड़ा करता हूँ, और वो थोड़ा कोर्स वगैरह करने के बाद उनको मैं रिटर्न लेके आया। तो ऐसा मैनेज करते करते हम लोग आगे बढ़े, और उस वक्त मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट मेट्रो मुंबई का। तो इसलिए ना हमारे रास्ते बंद रहते थे, वो अलग रास्ते रूट्स बनाए थे। तो मैं मेरे घर से फ्लैट से मैं पैदल जाता था स्टेशन पर, अंधेरी स्टेशन पर, क्योंकि बस से बहुत घूम के जाना पड़ता था, तो उससे ज़्यादा टाइम लगता था। पैदल फटाफट निकल जाओ तो मैं जल्दी पहुंचता था, तो आधा घंटा चलना होता था वो पैदल। फिर ट्रेन से 20 मिनट्स में फास्ट ट्रेन से दादर जाता था। 7:30 to 9:30 का मेरा क्लास होता था। वहाँ से फिर फास्ट से निकल के अंधेरे में बाहर निकलना भीड़ में, वो टफ टास्क होता था। और वो करने के बाद मुझे 10:30 तक किसी भी हालत में लोखंडवाला में मेरे ऑफिस पहुंचना पड़ता था, और जो कि 10:30 के बाद हमें मतलब दिक्कत आता था लेट पहुंचने के बाद। वो सब मैनेज हो गया, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा, और एजुकेशन के लिए तो बहुत सपोर्ट हुआ है मुझे।
बस वो इसीलिए तो शायद आज और मज़ा आ रहा है हम काम करते समय। तो आप सब कुछ मैनेज कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था। हाँ, बॉम्बे को एज फोटोग्राफी का मक्का बोल सकते हैं उस टाइम का अभी भी, क्योंकि फोटोग्राफी इंडस्ट्री तो वहाँ बहुत बूम है हर जगह से। तो आप ऐसे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, तो कब आपको रियलाइज हुआ कि अभी हम बॉम्बे में अपनी वेडिंग फोटोग्राफी आपने पुणे में स्टार्ट किया, विवाह फोटोज़, तो आपको ऐसा ऐसा कब लगा कि यार हम बॉम्बे क्यों छोड़ रहे हैं, या फिर पुणे जाके क्या इतना स्कोप मिलेगा, क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पुणे में हम स्कोप कर पाएंगे, या यहीं करें यहाँ बजटिंग किया था, वो आपका कैसे जर्नी उसमें? ये नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली। क्या जब मैंने मुंबई में एजुकेशन लिया जी फोटोग्राफी का, मेरा एक्चुअली एक ड्रीम था कि मैं शहरी एकेडमी में पढूं। जी जो गुरु जी है हमारे गिरीश मिस्त्री सर, जी तो मैं जब कॉलेज में था बैचलर ऑफ फाइन आर्ट को, तब मेरी एक चाहत थी कि मैं शहरी एकेडमी में पढूं। लेकिन सच बात कहूँ तो मेरा उतना बजट्स और ये फैमिली, क्योंकि घर से सपोर्ट था, लेकिन तीनों मतलब हम भाइयों को सीखना था, तो वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर और वो सब मुझे पॉसिबल नहीं था उस समय। और मैं आज भी शहरी का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे जगह पे सीखना था कि जहाँ पे ये मतलब इतना खूबसूरती से हमें नॉलेज मिलता है। और मैं थोड़ा डरता भी था हर टाइम कि यार नहीं, वहाँ पे आप नहीं जा सकते, इसलिए मैं एक दूसरे कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूँ, इसलिए मैं NIP चुना। क्योंकि देसाई सर थे, उनका बहुत नाम था। मेरा बैड लक रहा कि मैं जब गया तब देसाई सर नहीं थे, वो मेरा बैड लक हुआ था। अब जब मैंने NIP में 2 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट किया ना, तब डिस्कशन हुआ था हमारा कि कौन क्या करेगा अभी आगे जाके वगैरह। तो मैंने बोला कि मैं पुणे जाने वाला हूँ और मैं तो विवाह फोटोज नाम का ब्रांड स्टार्ट करने वाला हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी का। तब सबको ऐसा लगा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि तू फाइन आर्ट का बैकग्राउंड है, फिल्म इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है, तूने तो मुंबई में रहना चाहिए, फैशन फोटोग्राफी करनी चाहिए, इतना ग्लैमरस दुनिया है, इसमें आगे करियर लेके जाना चाहिए। लेकिन पुणे आने का मेन मकसद मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा पहले से सोशल रहना चाहता हूँ। मैं मेरे थोड़ा जो मेरे रिलेशंस है उनके साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ। मुंबई में थोड़ा मैं आइसोलेटेड हुआ था, मेरा कोई रिश्तेदार उतना क्लोज रिश्तेदार नहीं है, और जो भी है तो वो मुंबई के बाहर लगभग डोंबिवली और उस साइड में है, तो कोई मेरा ऐसा अपना था नहीं वहाँ पे। जो भी बन रहे थे वो मेरे बाद में बन रहे थे सब अपने, और मेरे पेरेंट्स वहाँ पे नहीं आते थे, मुंबई है इसलिए वो कंफर्ट नहीं थे। मेरा एक भाई पुणे में था, तो मैंने बहुत सोच समझ के पुणे चुना है, क्योंकि पुणे बूम करने वाला ही सिटी है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है सिटी। और 12 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया तब पुणे IT के वजह से ग्रो कर रहा था। मैंने पूरा स्टडी करके, मेरे फैमिली हम सब मिलके डिसीजन देते, हमने सब स्टडी करके डिसीजन लिया कि मुंबई का एटमॉस्फेयर हमें कंफर्ट नहीं था। मुंबई की लाइफ में मैं ऐसा सोचता था कि यार इतने लोग हैं, मैं कौन हूँ वहाँ पे, तो मुझे खुद को आगे लेके भी गया मैं, तो भी यार मैं ऐसा ही कंडीशन है कि कब दिन स्टार्ट हो जाए कब खत्म हो जाए, मेरे लिए उतना कंफर्ट नहीं था। मैंने सोच समझ के पुणे को चुना, और जब मैंने सबको कहा कि पुणे जाने वाला हो, थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, लेकिन बाद में मुझे सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि तूने अच्छा डिसीजन लिया है। और बस शायद मैं मुंबई में भी रहता था तो कुछ ऐसा ही धमाल करता था, क्योंकि वो अपने सोच के ऊपर है और अपने काम के ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मेरे लिए इसलिए पुणे, आज भी मैं मुंबई से बहुत प्यार करता हूँ, आज भी मुझे मुंबई ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप पुणे आए होंगे तो आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि बॉम्बे में बहुत इजी तरीके से मिल जाता होगा, और यहाँ पे कस्टमर तो फिलहाल आपके पापा जी थे तो जानने वाले थे, लेकिन आप नए जॉनर में थे, आप नए टेक्नोलॉजी अपडेट करके आए थे बॉम्बे से, नई चीज़ें वो यहाँ पे शायद पॉसिबल ना हो, या कस्टमर को वो जो ग्राहक होते हैं उनको फील ना आए जो आप बॉम्बे वाली चीज़ देने चाह रहे थे, तो उस बीच में बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। और दूसरा आप कैसे, क्योंकि आपने वहाँ हाई फाई कैमरे देखे, हाई फाई लाइटिंग, बहुत चीज़ें देखें, और यहाँ पे अपने बजट में तुरंत स्टार्ट कर देना उतना इजी नहीं रहता, या आपका कैसे रहा? और यहाँ पे भी कंपटीशन का, जैसे बहुत पहले बहुत बड़े ब्रांड के यहाँ भी रहे होंगे फोटोग्राफर, तो उनके साथ आपका कैसे क्या रहा इसके बारे में? राइट। नहीं, ये बात तो सही है कि पुणे में एक अलग स्ट्रगल था, और मेरे पेरेंट्स या मेरे पिताजी का जो नाम था या उनका जो बिजनेस था वो हमारे होम टाउन था। पुणे में कोई कुछ नहीं था हमारा बेस। पुणे में बेस मेरे दोनों भाइयों ने बनाया था, और मैं ऐसे बेस पे काम करने आने वाला था कि जिसमें मेरे भाइयों ने ऑलरेडी मेहनत करके रखी है। राइट, इसलिए मैं बोला कि बहुत सोच समझ के प्लानिंग की गई है, और मुझे मालूम था कि पुणे में मेरे भाई मुझे पूरे सपोर्टिव है, प्रियदर्शनी मेरे साथ है, तो हम पुणे में अच्छा काम कर सकते हैं।
मेन ये था कि मुंबई का सोच लेके पुणे में आना थोड़ा दिक्कत था, जी क्योंकि मुंबई में मैं फास्ट लाइफ में था। जी 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 और पुणे में जब मेरे पास पहला 2 महीना तो कुछ भी काम नहीं था, 3 महीना लगभग काम नहीं था। जी और मुझे इतना बचपन से काम करने का आदत है कि मेरा स्ट्रगल मेन वो था। जी मेरा ना पैसे का स्ट्रगल था, मेरा ना बाकी स्ट्रगल था, मेरा मेन स्ट्रगल था कि मैं खाली बिना काम के खाली बैठूं और जी। काम का इंतजार करूं। ये मेरे स्वभाव में नहीं जी। है। मैं रोज इतना काम करता हूँ आज भी कि मैं एक दिन अगर फ्री रहूं तो मुझे लगता है कि आज का दिन वेस्ट हो गया। जी तो तब मेरा वो दिक्कत बहुत आ रहा था, मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था कि यार मतलब इतना काम कर रहा था मैं, और मुझे आज क्या है कि मैं काम का इंतजार कर रहा हूँ। जी क्योंकि काम तो किसी भी बिजनेस में हम अपनी जगह छोड़ के दूसरे सिटी में आते हैं, और बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है या फिर उसको आगे लेके जाना है तो स्ट्रगल करना होगा, पेशेंस रखने होंगे और पेशेंटली आगे जाना पड़ेगा। मैं ऐसे शहर में आया था कि जिसका मुझे एक भी रास्ता मालूम नहीं था, कैसे कहाँ पे गाड़ी लेके घूमना है, 2 व्हीलर वो भी मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था मुझे। पूरा मेरे भाई ने गाइड किया, छोटे भाई ने, महेश ने, उसने मुझे रास्ते दिखाए, जिंदगी के तो दिखाए पुणे के दिखाए कि भाई ऐसा ये है, ये वन वे है, यहाँ से ऐसे जाना है। और पहले की जो असाइनमेंट्स है ना वो भी महेश ने दिलवाई है कि ये मेरे दोस्त है, इनका वेडिंग है। और तो मेरा 3 नवंबर 2011 को फर्स्ट वेडिंग शूट स्टार्ट हुआ, और पहला वेडिंग सर्व किया ना मैंने, उसके बाद में मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 3 नवंबर को जब मैंने मिलिंद प्राची नाम का कपल था, उनका वेडिंग शूट किया तो 2011 में नाइट में मैंने वेब एल्बम बनाया। वो सुबह उनको भेज दिया लिंक ऑनलाइन का, और बस उनका जो सुबह कॉल आया कि इतने खुश थे फैमिली की, दूसरे दिन फोटो मिले हमें तुरंत सुबह, तो बूम हो गया। मतलब सर मुझे बताते समय बहुत खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र का मराठी ब्रांड जो है, फर्स्ट वेडिंग का ब्रांड, वो अपना विवाह फोटोज है, और वो हम लोगों ने प्रॉपर होटल में लॉन्च किया था। ये मुंबई का फायदा हुआ, ये मैं मुंबई से सीख के आया कि ब्रांड को लॉन्च कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांड को आगे कैसे लेके जाना है, ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। मैं प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो मुंबई से सीखा हूँ। मुंबई में देखिए आप कैसे सामने प्रेजेंट होते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वेलकम होगा। थोड़ी प्रैक्टिकल दुनिया भी है। हम कैसे भी बन के आए, मैंने सोचा कि नहीं यार फोटोग्राफर का एक इमेज होना चाहिए, फोटोग्राफर एक खूबसूरत पर्सनालिटी होती है, एक सोच विचार होता है, वो उतना ही खूबसूरती से प्रेजेंट होना चाहिए। और मेरे छोटे भाई ने मुझे मार्केटिंग का बहुत नॉलेज दिया, उन्होंने मुझे बताया मीटिंग कैसे करनी है, उन्होंने मुझे बताया पैकेज कैसे फाइनल करना है, मेल ड्राफ्ट कैसे करना है। तो वो मेरे लिए मेंटर है बहुत बड़े। और मुंबई मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से मुझे जब मैं GTV, स्टार प्लस, उस समय के जो बड़े बड़े चैनल से कलर्स, इनके साथ काम करता था तो उनकी मीटिंग में जाना पड़ता था। और जब मैं उनके मीटिंग में जाता था तो मुझे लोगों को देखता था मैं, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे बात करते हैं। मेरा इंग्लिश आज भी उतना फ्लुएंट नहीं है, तो मैं उस समय भी प्रयास करता था कि मैं इंग्लिश में उनसे बात करूं। बहुत छोटे टाउन से हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, आज भी मैं उतना फटाफट इंग्लिश में बात नहीं कर पाता। फिर भी मैं हिंदी तो अच्छा बात करता हूँ ना, तो मैं उसको आगे लेके जाना पसंद किया कि चलो जो अपने में है, मेरी लैंग्वेज तो फोटोग्राफी है। पुणे में ये सब मैंने उस कॉन्फिडेंस के साथ किया क्योंकि मैं मुंबई से आया था, और मेरा मुंबई का या मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का फिल्म इंडस्ट्री का जो मुझे बैकग्राउंड मिला, वो मुझे पुणे में अलग कॉन्फिडेंस दे रहा था, मेरा काम करने का तरीका अलग दे रहा था। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े कैमराज, लाइट्स, ये वो, तो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में पुणे के एक फोटोग्राफर थे, उनसे मैंने लाइट बाउंस का ट्रिक सीखा है। तो क्या बात बताएं, इवेंट फोटोग्राफी ऐसी है, वेडिंग ऐसी है कि आप हर किसी से सीख सकते हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हर कलाकार है, और किसी की कलाकारी अगर हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है तो उनसे सीखना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए कि नहीं यार ये आज मैंने सीखा। तो बस ऐसे सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय आपका पहला असाइनमेंट था, तो पूरा किट तो नहीं रहा होगा उस टाइम, और अकेले फोटोग्राफी करना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, वो भी आपके लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा था, रहा होगा उस समय का। तो आपने वो कैसे, मतलब कैसे ढूंढा, कैसे उसको इजी तरीके से बताएं? देखिए स्टार्ट किया, मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं थी, बाइक भी मुझे मेरे छोटे भाई ने दी है, और अकेला था। वीडियोग्राफी मैं मेरे होम टाउन से वीडियोग्राफर बुलाता था क्योंकि यहाँ पे पहचान नहीं थी, कोई लैब से पहचान नहीं थी। तो मैं जिस एरिया में रहा उधर एक लैब थी, उनके पास जाके मैंने बात की है, तो वो बोले कि आपको ऐसा प्रिंट तो नहीं मिलेगा, आपको पहले फोटोग्राफी का आपका कार्ड दीजिए। तो फिर मैंने विजिटिंग कार्ड्स, मेरे ऑलरेडी बनी रहा था सब कुछ,
तो मैं विजिटिंग कार्ड लेके गया, तब उन्होंने मुझे वेलकम किया। जी तो मैं थोड़ा वहाँ पे रुकता था, जी। सब देखता था कि मुझे कैसे स्कोप मिले, जी जी राइट। और 2 व्हीलर पे जाके शूट्स होता था। जी मैं इतना ही है कि मैंने जब स्टार्ट किया सर, मैंने FRX 400 एलिक्रोम के लाइट से मैंने वेडिंग स्टार्ट की है, जी कि जब कोई नहीं यूज़ करता था। जी मैंने मेरे भाई के वेडिंग में, नासिक के एक फोटोग्राफर थे, जी मेरे ये महेश के वेडिंग में मैंने देखा कि वो स्टूडियो लाइट यूज़ कर रहे हैं, जी तो वो मेरे लिए मेंटोर बन गए जी कि मैं उनसे सीखा, जी और मैंने वही टेक्निक अपनाई मेरे करियर में। जी क्योंकि मार्च में उनसे मैं सीखा और नवंबर में मैंने उसको अप्लाई किया। मैंने तो एक्चुअली उससे पहले अप्लाई किया था शिरडी के एक वेडिंग में। तो मैं खुद लेके जाता था, सामने वो रखता था लाइट्स, जी यहाँ पे स्टैंड रखता था, और कैमरा बैग मेरी ऐसी थी कि जिसमें वायर बोर्ड वगैरह सब आता था, और वीडियोग्राफर फ्रीलांसर आते थे मेरे होम टाउन से, हम मिलके शूट करते थे। तो सिंगल पर्सन, एक फोटोग्राफर एक वीडियोग्राफर, ऐसा छोटा सा टीम लेके हम काम करते थे। फिर मुझे ज़रूरत लगी तब हमारे एक दोस्त एक वेडिंग में मिल गए, मेरे छोटे भाई के। जी वो बोले, उसके पिताजी बोले कि ये अभी कुछ कर नहीं रहा है, जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जी तो थोड़ा इनको साथ में लीजिए। श्रीकांत नाम था उनका। जी। तो श्रीकांत जी मेरे साथ में आए, वो मुझे असिस्ट करते थे। जी हम गवर्नमेंट के बस से घूमते थे पूरा महाराष्ट्र, जी और बस 2 व्हीलर पे घूमते थे और वेडिंग शूट्स करते। छोटे छोटे वेडिंग्स थे मेरे पास, बहुत हाई प्रोफाइल वेडिंग्स काम नहीं था। जी लेकिन उस वक्त जो 2-3 साल थे ना, उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस दिया, जी उन्होंने पहचान दी। जी मैं पूरे महाराष्ट्र में विवाह फोटोज नाम से एक पहचान बनाई, जी और सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोगों ने सोशल मीडिया फेसबुक का किया है। जी फेसबुक के वजह से हमें एक फेस होता है ना, उसको जी। एक इमेज मिली जी कि भाई सचिन भोर कौन है, तो विवाह फोटोज। जी। तो उस समय सर आप बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहे थे, लेकिन होता क्या आजकल या उस टाइम भी रहा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें इतना बिजी हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उसी को बेस्ट देना कहते हैं और उसी में पूरा उलझना। तो आप अपडेट कैसे हो रहे थे, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, लोगों से क्या मिलना, वो आप कैसे टाइम निकालते थे? फैमिली को भी टाइम देना, अपने ब्रांड को भी देना, और बॉम्बे में हो के आए तो वहाँ भी थोड़ा और टाइम देना, तो वो मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? नहीं, मैनेजमेंट का मेरा एक्चुअली मेरा बहुत इशू होता था। जी। टाइम मतलब फैमिली को मैंने टाइम दिया ही नहीं, ऐसा जी। समझिए। मतलब क्योंकि घर से मैं सब करता था, तो हम साथ में रहते थे। प्रियदर्शनी दिन भर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में विजुअलाइजर थी, जी और छोटा बच्चा था हमारा 1 साल का, जी तो उसको हमें डे केयर में रखना पड़ता था, जी और बस इवनिंग में आने के बाद उसको संभालना होता था। फिर भी वो मुझे हेल्प करती थी एल्बम डिज़ाइनिंग में, एडिटिंग में, प्रियदर्शनी। और काम का जब बहुत काम बढ़ गया, हमारे पास बहुत नाम हो गया 2-3 साल में, तो प्रियदर्शनी ने जॉब रिजाइन किया और पूरा विवाह फोटोज़ का बैकएंड वो देखने लगी। ये मेरा अपडेशन है जी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं अपडेट हो पाया। मेरे छोटे भाई महेश, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल किया, जी तो इसलिए मैं अपडेट हो पाया कि मैं फोटोग्राफी अच्छा कर पाया। जी ये लोग मेरे सपोर्ट में थे, इसलिए मैं काम पे फोकस कर रहा था, जी। इसलिए मैं क्रिएटिविटी पे फोकस कर पा रहा था। मेरे छोटे भाई प्रशांत जी। मुझे यहाँ पे आके बैकअप देते थे जी जी कि दादा तू क्रिएटिव काम कर, मैं हूँ, जी मैं शूट्स करूँगा, मैं बैक टू बैक शूट्स करूँगा, तू क्रिएटिव काम कर। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि मैं D90 कैमरा के बाद मैंने D7000 लिया, फिर 7100 लिया। लेकिन मेरे ज़िंदगी में देखो, मुझे एवरी ईयर मुझे ऊपर वाले ने एक खूबसूरत पर्सन को मेरे ज़िंदगी में लाया है, हर साल लाया है, जी हर समय लाया है। उस वक्त मुझे एक अजीत नायर सर मिले, जी जो कोडैक में थे, जी। और हम लोग कोडैक से एक एल्बम प्रिंट करवाना चाहते थे, लेकिन कोडैक हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा ब्रांड छोटा था। जी लेकिन अजीत नायर सर को लगा कि मिलना चाहिए, वो मुझे मिले, काम देखा, और काम देखने के बाद बोले कि काम बहुत बढ़िया है आपका, कंपोजिशन और लाइटिंग का काम बहुत बढ़िया है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी में पीछे हो। जी देखो, मुझे नए मेंटर मिले, जी मुझे बहुत दुख है कि आज अजीत नायर सर यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके ब्लेसिंग्स और उनका गाइडेंस मेरे साथ आज भी रोज है, क्योंकि उनकी और मेरी कोई पहचान नहीं थी। जी हम जैसे पहली बार मिल रहे हैं, वैसे वो हमें पहली बार मिले CCD में, जी और उन्होंने मुझे बोला कि सचिन आपका काम अच्छा है, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी का मतलब अपडेट करना जरूरी है, तो आप पहले फुल फ्रेम कैमरा पे अपडेट हो जाइए और लेंसेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कंपोजिशन और लाइटिंग तो मेन है, आपका सेंस बहुत बढ़िया है मोमेंट कैप्चर का, लेकिन आपका जो क्वालिटी यहाँ पर दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, जी आपके कलर्स नहीं मिल रहे। जी सर, मैंने उसी दिन उनके गाइडेंस से, उन्होंने मुझे इंडिया के टॉप 10 फोटोग्राफर्स की लिस्ट दिखाई, बोले आपको किसके साथ बात करना है मुझे बताइए, मैं तुरंत कॉल करता हूँ। जी ऐसे मेंटोर मिलना, ऐसे बहुत बढ़िया। दोस्त मिलना, ऐसे गाइड मिलना, ये ऊपर वाले की देन है।
और तब वो बोले कि एक काम करते हैं, विशाल भेंडे सर है, मैं उनको भी बहुत मानता हूँ, कि विशाल भेंडे सर को फ़ोन किया और विशाल भेंडे सर से मेरा बात करवाया। मैं बहुत डरता हूँ हमेशा किसी मतलब इतने बड़े लोग इनके साथ बात करना, लेकिन विशाल भेंडे सर ने मुझे गाइड किया कि आप निकॉन यूज़ कर रहे तो आप D800 अभी आया है कैमरा, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा कैमरा है, और 24-72.8 लेंस आप जरूर लीजिए, 50 mm यूज़ कीजिए। ठीक है सर, मेरा पास बजट तब भी नहीं था उतना, तो मैं सिर्फ बॉडी ले पाया। और मेरे पास एक 50 mm पहले था DX फॉर्मेट का, फिर मैंने वो यूज़ किया। और मैं एक महीना मेरे पास कोई स्टैंडर्ड लेंस नहीं था। मुझे यहाँ के जो हमारे डीलर है वो भी बोले कि सचिन भाई आप लेके जाओ, बाद में पैसा दो। उतना क्रेडिट मैंने कमाया था, लेकिन मैं बोला ऐसा मेरा व्यवहार वैसा नहीं है, मेरे पास पैसा आएगा मैं लेके जाऊँगा। तो मैंने उतना एक महीना कंट्रोल किया। एक महीने के बाद मैंने 24-72.8 लेंस यूज़ किया। आज भी मेरा सबसे फेवरेट लेंस वही है। और बस 800 लेने के बाद हम हर साल अपडेट किए, हर महीने हर रोज़ अपडेट किए खुद को, सोशल मीडिया पे अपडेट किए, टेक्नोलॉजी वाइज महेश ने अपडेट किया, वेबसाइट्स हमारी पहले से ही थी। ये जो बेसिकली लेंसेज पे इन्वेस्टमेंट करना या फिर अदर कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स थी इंपॉर्टेंट, वो हम लोग कंटिन्यू करते रहे। मैंने वर्कशॉप्स बहुत किए, सीखने बहुत गया मैं बाहर। हमारे मुंबई के दिलीप यंदे सर है, उनको मैं बहुत मानता हूँ, वो एक मेरे लिए मेंटर है, कि उन्होंने मुझे मुंबई में सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, और आज भी उसका गाइडेंस है। कल भी मैंने उनसे बात की है। तो मुझे लगता है ये सब जो एक ईश्वर ने मेरे पास जो एक उनके रूप में लोगों को भेजा है, यही मेरे अपडेशन है सर जी। तो स्ट्रगल समय में आप बजट, जैसे आपने सोचा हमें बॉडी लेना है, बट आपका बजट नहीं था, आपने एक महीने, तो वो बजट कैसे टीम के साथ कैसे प्लान करते थे? क्योंकि बजट तभी आएगा जब आप सामने वाले से ज़्यादा चार्ज करेंगे। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चार्ज करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है प्लस वो हम बजट कर पाएंगे। तो वो कैसे आप बजट बना, सामने वाले को ऐसा क्या दे रहे थे आप कि उनको ज़्यादा भी ना लगे और अफोर्ड भी हो जाए, आपका भी काम हो जाए? तो आप वो कैसे मैनेज कर रहे थे फाइनेंस का? बजट मेरा एक्चुअली बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे पे कुछ जिम्मेदारियां थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही, मुझे घर ने सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने। तो मेरा टाइम आया था कि अब हम मिलके करें, मैं सपोर्ट करूँ, इसलिए मेरा थोड़ा वो उस तरीके से डिवाइड हो रहा था। और घर भी बनाना था खुद का, पुणे में आए तो कुछ सपना था, ये प्रोजेक्ट ये जो बनाया ये भी बनाना था, इसलिए बजट हम लोग वैसे प्लान करते थे। जब स्टार्ट हुआ मेरा 2011 में यहाँ पर पुणे में, तब एवरेज बजट लोगों का करिश्मा एल्बम का साथ कुछ 15 से 20 हज़ार चलता था। 2 महीने 21,000 से स्टार्ट किया था। मतलब वेबसाइट की वजह से वो हमें फ़ायदा मिला है। और जो मेरा स्किल है काम का, जो मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, उस स्किल के साथ हम लोगों ने हमेशा ग्रो किया है कि हम क्या बजट रखना चाहिए, फिर साल का कितना टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं, उसमें इक्विपमेंट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना, परसेंटेज वाइज भी हम लोग प्लानिंग करते थे। सपोज 10 लाख रुपए का अगर हमारी कमाई है, तो उसमें मेरा कैसा डिवाइड होता है, टीम को कितना अमाउंट जा रहा है, हमें एल्बम के लिए, डिजाइनिंग के लिए, एडिटिंग के लिए कितना अमाउंट जा रहा है, वीडियोग्राफी के लिए कितना अमाउंट जा रहा है। सेपरेट हमारे डिपार्टमेंट तो सिंपल है, सेपरेट करते हैं। फिर फैमिली के अकॉर्डिंग जो जिम्मेदारी है हमारी, और बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो पहले से हम लोग थोड़ा सा बैकअप प्लानिंग का करते थे। भाई अपने पास 1 लाख 2 लाख रुपीज़ बैकअप होना चाहिए, ताकि कभी भी दिक्कत आती है अपने इंडस्ट्री में। कैमरा मेरा एक फेल हुआ था पहले शूट में, D80, इसलिए मैंने D90 खरीदा था। फर्स्ट असाइनमेंट में फेल हुआ था, कैमरा चला ही नहीं मेरा, लॉक हो गया। तो मैंने एक फोटो स्टूडियो से फोटोग्राफर बुलाए और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ये मेरा हादसा बड़ा हादसा था मेरे लिए, जो पहला असाइनमेंट था करियर का, वो कैमरा चला नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि बैकअप प्लान रखा हमेशा कि भाई 1 लाख रुपीज़ रहे, उस तरीके से बजट्स किए थे। इसलिए मैं, जब अजीत सर बोले, इसलिए तो मैं तुरंत मैं D800 ले पाया। उस वक्त वो कैमरा शायद 1.5 लाख रुपए का रहेगा उस वक्त, और इतना पैसा हमारे पास बैकअप प्लान था, इसलिए हम लोग कर पाए। लेंस का प्लान बनाने के लिए 1 महीना क्यों लिया, क्योंकि बिजनेस से पैसा आ ही रहा था। जो हमारे बेसिकली क्लाइंट्स थे, उनको हम लोगों ने बताया कि ऐसे इन्वेस्टमेंट आप दे दीजिए, उन्होंने दिया। मैंने 1 महीने के बाद लेंस खरीद लिया। तो वो प्लानिंग के साथ चलता था। मेरे जो छोटे भाई है और प्रियदर्शनी है, ये दोनों मिलके सब बजट्स प्लान करते थे। सच बात अगर कहूँ तो बजट्स प्लानिंग में मेरे जो फैमिली है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रही हमेशा, आज भी वही इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि हम टीम वर्क करेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। अकेला मैं सब करने जाऊँ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो प्रियदर्शनी बजट हैंडल करती थी, और अगर आपको ही पता है कि अपनी मम्मी ने अगर बजट हैंडल किया तो अच्छा ही रहेगा। वैसे मेरी बीवी अगर बजट फाइनल करती तो अच्छा रहेगा। तो उनके बजट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़े हैं। जो कम रेट में काम करने की बात आपने बोली ना, ये पहले से हम लोगों ने बहुत सोच समझ के किया है। हम होम टाउन से भी पुणे में इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि वहाँ पर बहुत
कम मतलब पैसे में काम करना पड़े तो हम काम नहीं लेते थे। और जब हम लोग 4x6 साइज में फोटो प्रिंट देते थे तब उसका 20 रुपीज़ कॉस्ट था। और जब वेडिंग का करते थे तो हमारे एसोसिएशन ने फाइनल किया था कि 16 रुपीज़ से नीचे नहीं करना है, लेकिन मार्केट में 10 रुपये के में भी काम करते थे। तो हम लोगों ने 16 के नीचे का भी काम नहीं किया क्योंकि जो फिक्स हुआ है। यहाँ पर भी हम लोगों ने अच्छे बजट ही रखे हमेशा और ख़ुद को ग्रो किया, तो कभी बजट में एडजस्टमेंट नहीं किया। इसीलिए सर मैं कहता हूँ कि आज मैं मेरे सेटअप के साथ बैठा हूँ यहाँ पर, जो मेरा एक ड्रीम था और इतना बड़ा सेटअप मैं कर पाऊँ ये मुझे भी नहीं लगा था। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं, मैंने कभी हाई प्रोफाइल वेडिंग्स में जाना पसंद नहीं किया। मैं मिडिल हायर क्लास में ही पसंद किया क्योंकि मुझे अटैचमेंट पसंद है, मुझे इमोशंस बॉन्डिंग पसंद है, मुझे फैमिली मेम्बर के जैसे इन्वॉल्व होना पसंद है। लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने अच्छे बजट पे ही काम किए। कोविड भी आ गया तो भी बजट कम करके कभी असाइनमेंट्स नहीं किया, और इसीलिए इतना 2 साल कोविड में भी मैंने 1 रुपया भी किसी से मांगा नहीं है। मेरा जितना भी लोन है, जितने इंस्टॉलमेंट्स है, ये मैंने टाइम टू टाइम दिए हैं। एक मतलब कभी भी मुझे कोई इशू नहीं आया और मैंने हमेशा बैकअप प्लान बना के गया हूँ। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि कितना भी प्रॉब्लम आए हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग रह सकते हैं और हर फोटोग्राफर रह सकता है। मैंने ऑल इंडिया इसके लिए सेशंस लिए हैं, मैंने PAUP के लिए भी ये किया था कि कैसे प्लान करना है, तो बस उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, स्ट्रगल उस टाइम का बहुत ज़्यादा रहा। उस टाइम आपको कभी फील ऐसा आया कि यार बहुत हो गया, बड़ी थके, अब छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, या डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं आज के युवा, या उस टाइम आप भी कभी ना कभी हो जाते भाई नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, अब लग रहा है आगे जा पाना मुश्किल है? कौन से टाइम पे? स्ट्रगल टाइम पे, जिस टाइम आप वेडिंग और कैमरा लेने की बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो आप मोटिवेट कैसे होते थे? बुक पढ़ते थे या फिर कहीं मूवी देखना है, कैसे क्या आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते थे? नहीं कर लेंगे, कंटिन्यू करना चाहिए इस टाइम? हाँ, मुझे लगता है हर किसी के साथ ये होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर हमारी एनर्जी कम हो जाती है, कोई हादसा ऐसे हो जाता है। कभी कभी क्लाइंट मतलब स्टार्टिंग करे तो एक्सपीरियंस कम रहता है, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को पूरे नहीं कर पाते हम लोग, कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी पैसे पूरे नहीं मिलते, तो हो जाता है कि यार अभी छोड़ दे और मतलब कुछ और करे, या फिर खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसा चाहिए सर हमारा साथी जिसके साथ हम सब शेयर कर पाए। मतलब मेरे साथ मेरा भाई था हमेशा कि उसको सब मैं शेयर कर पाता था कि भाई मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो वो उसको मैं शेयर कर पाता था कि ये दिक्कत है। मैं प्रियदर्शनी के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। वो मुझे क्या बोलते थे, तू डर मत, हम है ना, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है। मैं थोड़ा अलग तरीके से इरिटेट होता था। मुझे क्लाइंट ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मैं सोचता था कि मुझे ये नहीं करना है यार, मैं छोड़ दूँ। मुझे मोटिवेशन मिला एक्चुअली कई इंस्पिरेशनल स्पीच के वजह से। मैं स्पीच हमेशा सुनता था, ट्रैवलिंग करूँ तो मैं वो ऑडियो सुनते सुनते मैं ट्रैवल करता था, और मैं बहुत खूबसूरत ऑडियो सुनता था, मराठी हिंदी ये दोनों तरीके से, और मुझे मोटिवेशन वहाँ से मिलते थे। बुक्स से भी बहुत मोटिवेशन मिलते थे, लेकिन मेरे लिए मेरे मोटिवेशन हमेशा फैमिली रही है कि मेरे फैमिली में मुझे बहुत मोटिवेट किया है और उनके मोटिवेशन के साथ ही मैं आगे बढ़ा हूँ। उन्होंने कभी हारने दिया ही नहीं, और कभी उन्होंने मुझे मतलब थोड़ा भी देखा ना मेरे चेहरे पे मायूसी है तो उन्होंने बोला है कि भाई तू एनर्जी हमारी, तुझे करना है। तो इसलिए तो 10th में 44% मार्क लेने के बाद मैं अपने आप को इतना खूबसूरत अगर दुनिया में मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ तो उसके लिए फैमिली है। इतना बढ़िया मोटिवेशनल फैमिली मिलेगा तो और क्या चाहिए। मुझे लगता है हर फैमिली ने अपने बच्चे को, अगर वो फोटोग्राफर है तो और मोटिवेट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। हाँ, उस टाइम आपको बढ़िया ब्रांड चला, आप मोटिवेट हुए, बढ़िया चल रहा था। फिर कब आपको रियलाइज़ हुआ अभी ठीक है अपना सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन इंडिया में और फोटोग्राफर्स आती हैं जो नए हैं और आपको उन्हें कुछ देना है क्योंकि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, तब आपको कब ऐसा लगा कि यार अब हमें ये चीज़ें और लोगों को शेयर करना चाहिए, जो और हमारे नए मित्र हैं, फोटोग्राफर्स आती हैं जो नए हैं, जो जानना चाहते हैं एक्चुअली में। फिर आपने अकेडमी की भी शुरुआत की, तो पहले अकेडमी की शुरुआत की या फिर पहले मोटिवेट जो आपके पास नॉलेज था वो देना कैसे चालू, क्या प्लान था उसका? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं टीचर तो था, आर्ट टीचर, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फोटोग्राफी का नॉलेज किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ, बहुत दिल से मैं ये बात कहता हूँ कि आज भी मैं शायद 20% या 25% नॉलेज ले पाया हूँ। बहुत काम करना है सर, अभी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है मेरे पास, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं, टेक्निकली भी बहुत मैं लूज हूँ, कम नॉलेज है मेरे पास। ये मैं बहुत फ्रैंकली इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे पास है ना, मैं आर्टिस्ट हूँ सर, मैं आर्टिस्टिकली अच्छा काम करता हूँ, मेरा राइट ब्रेन अच्छा काम करता है। तो मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के वजह से मैं अलग विजन जो मुझे मिली ईश्वर ने दी है, मेरे पेरेंट्स ने दी है,
उसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जी एक मौका ऐसा आया कि मुझे पूछा गया कि हमें आप सिखाएंगे क्या, जी वो सिर्फ विवाह फोटोज के नाम से। ना, अब मैं खुद अगर उसमें फिट होना चाहता था ना कि मैं सिखाऊं जी। तो शायद मैं नहीं सिखा पाता। जी मुझे पूछा गया तब मैं डर गया कि यार मैं कैसे सिखा सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ग्रेट कैसे। मेरे पास इतना नॉलेज है ही नहीं। जी तब मुझे सामने वाले ने ये रिप्लाई किया कि सर आप जैसे काम करते हैं वो हमें सीखना है। जी देखिए जी मैं कब सिखाने के लिए रेडी हो गया, वो बोले कि आपका जो विवाह फोटोज का काम चल रहा है वो देख के हम लोग सीख रहे हैं, तो अगर आपके पास आए तो सिखा सकते हैं क्या। अब मैं उनको ना तो बोला, लेकिन वो थे मेरे होम टाउन के, जहाँ पे हमारा स्टूडियो है, उस एरिया के फोटोग्राफर थे। जब मैं उनको ना बोला तब मेरे मन में ये भी आया कि शायद उनके मन में ये जा सकता है कि मैं वो अपने ही एरिया के हैं इसलिए उनको नॉलेज नहीं देना चाहता। जी तो मेरे दूसरे साइड से लगा मुझे कि उनको ऐसा ना लगे गलत फहमी कि ये अपने एरिया में हम अपडेट ना हो जाए, इनको प्रॉब्लम आएगा इसलिए ना बोल रहे। तो मैं उनको बोला जो मैं कर सकता हूँ उतना सिखाऊंगा। तो उन्होंने 1 महीने के लिए 3 फोटोग्राफर थे, वो 1 महीने के लिए पुणे में मेरे पास आ गए। मैं सुबह 7:30 को क्लास लेता था, जी 7:30 to 9:30, और जो मुझे आता था मैं सरल मराठी भाषा में उनको सिखाता था। उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने लगा, वो असाइनमेंट्स करने में लगे, उनमें बदलाव आया 1 महीने में, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जी फिर उनको देख के और 2 लोगों ने पूछा तो मैं उनको हाँ बोला। उसी समय नासिक से मतलब एक मेरे दोस्त थे, वो बोले कि यार कुछ मतलब एक वेलफेयर एसोसिएशन है, फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन, वो आपका वर्कशॉप रखना चाहती है। जी तो मैं तो डर गया, मैं एक्साइट भी हो गया और डर भी गया। तो मैं बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं है, आपका जो विवाह फोटोज का काम है वही आपको बताना है। फिर मैं कंफर्ट हो गया और हाँ बोल दिया मैंने। अब हाँ बोलने के बाद मैं एक दिन सोचा कि कैसे रहता है क्या रहता है, फिर से डर गया। फिर मेरे छोटे भाई जो है महेश, उन्होंने मुझे बोला दादा कुछ भी कर लेकिन तुझे वहाँ पे जाना है। बोला यार मेरे पास नॉलेज नहीं है उतना, मैं पोर्ट्रेट का नॉलेज कैसे दूँ। तो बोले नॉलेज नहीं होता तो वो तुझे बुलाते थे क्या। तो वो एक पॉजिटिव लाइन पर काम कर कि नॉलेज है या तेरे में कुछ तो है इसलिए तो उन्होंने तुझे अप्रोच किए, तो तू जा। सर मैंने 10वीं में जैसे पढ़ाई की थी ना डर के, 12th में वैसे मैं पढ़ाई किया फर्स्ट वर्कशॉप के लिए, और मैंने फर्स्ट वर्कशॉप नासिक में दिया जो मेरे लिए कंप्लीट फेल्यूर था क्योंकि वहाँ पे कुछ मज़ा उतना आया नहीं। बहुत फोटोग्राफर मुझे मिलने के लिए आए थे, तब मैंने स्टारडम देखा, तब मैंने फोटोग्राफर कितना रिस्पेक्ट करते हैं हमें वो देखा, तब मैंने ये देखा कि फोटोग्राफर्स को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और हमें पीछे नहीं आना है अभी। क्योंकि अगर मेरा तब लोग मुझे बोले कि सर आपका जो आर्ट है ना वो हमें देखना है, वो महसूस करना है, वो सीखना है। तब मैंने सोचा कि नहीं अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि लोगों की चाहत है। और फिर मैंने मेरे अपने ऊपर काम करना ट्राई किया और ऐसे मैं एंटर हो गया। ऐसे मैं एंटर होने के बाद लोग पूछने लगे, एक दो स्टूडेंट सीखने आने लगे, फोटोग्राफर सीखने आने लगे, वर्कशॉप धीरे धीरे होने लगे, अलग अलग सिटी में होने लगे। फिर मैंने धीरे धीरे मेरे पास भी वर्कशॉप अरेंज करना स्टार्ट किया, 1 डे का वगैरह। और वर्कशॉप मैंने इसलिए की है, मैंने सिखाना इसलिए स्टार्ट किया, मैं सेल्फिश बन गया थोड़ा। मैंने इतना देखा कि जब मैं सिखाने का देखा तो इसलिए मैंने स्टडी किया। जब मैं फर्स्ट नासिक में वर्कशॉप लिया तो मैंने बहुत स्टडी किया, इतना कि मैं बस में जब जा रहा था ना तो भी स्टडी कर रहा था। तो मुझे एक तो फायदा पता चला कि अगर सिखाना है तो पहले सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा तो अपनी तो ग्रो है, हम तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज्ञान ही संपत्ति अपनी, और ज्ञान ही आगे लेके जा सकता है हमें। सर मैंने एकेडमी भी इसलिए बनाई क्योंकि मैं मतलब जी सकूँ लाइफ। जब ये स्टूडेंट आते हैं मेरे पास तो ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं सीखता हूँ, कई टेक्निकल बातें मैं इनसे सीखता हूँ। तो मैं अपने आप को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं आज भी कॉलेज लाइफ जीता हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो उस तरीके का 3 Idiots वाला मूवी कि जैसा कॉलेज लाइफ, और वो जीना है तो मैं स्टूडेंट के साथ जी सकता हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे फ्रीडम पसंद है, एक खूबसूरत मतलब बातें करना पसंद है। तो एकेडमी में आ गए हम लोग क्योंकि सब बोलने लगे कि सर आप कोर्सेस लो। फिर 1 मंथ का लिया, फिर 11 वाले बोले सर और 1 महीने का करो, फिर एडवांस कर दिया, फिर 3 महीने में आ गए, फिर 6 महीने 1 साल। तो मेरे पास वेडिंग फोटोग्राफी सीखने के लिए 6 महीने और 1 साल के लिए बहुत स्टूडेंट आके गए आज तक, और मैं भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि बहुत खूबसूरत स्टूडेंट मुझे मिले, और मैं सेल्फिश भावना से सिखा रहा हूँ कि मैं सीख पा रहा हूँ उनकी वजह से।
और यही जर्नी आज तक शुरू है। सर एक चीज़ और इन बीचों में आया होगा, रिस्पेक्ट आपने बात किया था कि वो समाज में वो हमारा फोटोग्राफर का जो है वो चीज़ नहीं बन पाया था या आज भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा नहीं लगता कि हर माँ बाप चाहता कि मेरा बेटा भी करे, वो डॉक्टर इंजीनियर बड़े लेवल पे देखता है बड़े लोगों का। हाँ यार ये रिस्पेक्ट है। जब फोटोग्राफर बोलते तो उसको लगता है एक छोटी सी दुकान खोल ले भाई, ये कोई पब्लिकली एक अपना फेस वैल्यू नहीं हो पाता है। तो अभी आप इस पे भी सर रिस्पेक्ट फोटोग्राफर पे काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, तो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि यार ऐसा करना चाहिए जब हमारे साथ और रिस्पेक्ट नहीं मिल और जो फोटोग्राफर अपनी जर्नी में स्ट्रगल में हैं या आने वाले हैं उनको भी नहीं मिल रहा, तो इस पे आपने कैसा काम स्टार्ट किया कि कैसे मिले रिस्पेक्ट? ये मेरा बहुत यहाँ का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे लगाता हूँ मैं, इसके अंदर सब कुछ है मेरा। रिस्पेक्ट अभियान स्टार्ट हुआ जी, और वो स्टार्ट हुआ एक ऐसे हादसे से कि जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये सब छोड़ना चाहिए। मैंने जो आपने पूछा था, वो इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे रिलेटिव का एक वेडिंग था मेरे होम टाउन में, और विवाह फोटोज की टीम थी, मैं खुद था वहाँ पे शूट के लिए, और बहुत रॉयल वेडिंग था। लगभग 15 से 20 हज़ार क्राउड थे वहाँ पे, और हम लोग लगभग 10 फोटोग्राफर्स, फोटो आर्टिस्ट वहाँ पे अपना कला का प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लाइफ टाइम मेमोरीज प्रिजर्व कर रहे थे। और उस शाम का वेडिंग था, रात को 10-11 बजे उन्होंने, जो फैमिली थी, बहुत खूबसूरत फैमिली है, मेरे नज़दीकी रिलेशन है, रिलेटिव है, उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया। जितने भी वेंडर्स थे, केटरिंग सर्विस या फिर डीजे रहेगा या फिर जितना भी फ्लोरिस्ट रहेगा, इवेंट मैनेजमेंट रहेगा, जितने भी वेंडर्स आते हैं सबको उन्होंने अप्रिशिएट किया स्टेज पर बुला के। और बस हम लोग इंतजार करते रहे लास्ट तक कि फोटोग्राफर को भी वो इनवाइट करेंगे, क्योंकि वो भी तो अपनी सर्विस दे रहे हैं, अच्छे खूबसूरती से काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं, और दुख पहुंचा कि यार हम लोग इतना ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं कि हमें नहीं अप्रिशिएट किया गया। और हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम तो फ्लैश पे फोटोग्राफी कर रहे हैं रात में, स्टूडियो लाइट लगाया मैंने, फ्लैश भी हो रहा है कि वो हमें भूल जाए भाई, फिर भी उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं अप्रिशिएट किया। तो मुझे ऐसा लगा उस रात को कि शायद कहीं पे तो कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमसे, कि जहाँ पर फोटोग्राफर को साइड कर रहे हैं लोग, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे परिवार के साथ मैंने बात की, मेरे जो इतने रिलेटिव्स आए थे उनके साथ बात की, सब बोले कि सचिन ऐसा नहीं है, हम तुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरा दिल टूट चुका था, मैं बहुत मायूस था। वो उसी रात को मैंने मराठी में कुछ टॉपिक पे लिखना शुरू किया। 3-4 दिन जाने दिए, फिर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट बनाई कि फोटोग्राफर्स को, वेडिंग फोटोग्राफर्स को रिस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर बहुत खूबसूरत काम करता है, राइट। बहुत बड़ा वो राइटिंग था, और उसमें मैंने ये भी लिखा था अगर हम वेडिंग फोटोग्राफर से कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो हमें उस पर काम करना होगा, अपने आप को दुरुस्त करना होगा, और बहुत खूबसूरती से इस समाज में प्रेजेंट होना होगा। शायद अगर हम गलती कर रहे हैं तो उस गलती के वजह से शायद हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है, शायद हमारा बर्ताव अच्छा नहीं अगर होता है, तो हम उसको अच्छा करें, और फिर हम समाज को, मतलब समाज से उम्मीद कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट करें। तो इस पोस्ट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया पूरे महाराष्ट्र से, और लगभग 73 फोटोग्राफर्स यहाँ पर मिलने आए। एक सेशन किया हम लोगों ने, जिसको नाम दिया रिस्पेक्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स। उस दिन एक्चुअली एक अभियान स्टार्ट हुआ, सबके एक आने की वजह से एक कोर टीम बनाई गई कि सर ये अभी रुकना नहीं है, हमें मोटिवेट करना है अपने इंडस्ट्री को। तो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हम लोगों ने अरेंज किए। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा था कि वेडिंग फोटोग्राफर्स या फोटोग्राफर्स के रिस्पेक्ट के लिए कोई काम कर रहा था। और ये मैंने नहीं किया है, एक्चुअली मैं सिर्फ पोस्ट लिखा हूँ, जो भी किया है फोटोग्राफर्स ने खुद ने किया है। फिर बाद में जो कोर टीम बनी, पूरे एफर्ट्स उन्होंने लिए, मैं सिर्फ चेहरा बना, मैं सिर्फ एक लीड बना, वहाँ पे एक लीडर बना। और आगे हम लोगों ने ऐसे सेशन स्टार्ट किए कि जो ऑल इंडिया में हम लोगों ने लेना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम आया कि हम लोगों ने उसका फाउंडेशन स्थापन किया, उसमें कोर टीम है, और फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। अवार्ड्स देते हैं हम लोग रिस्पेक्ट फाउंडेशन के नाम से, ऑल इंडिया अवार्ड्स देते हैं हम लोग। और अभी लगभग 5-6 स्टेट्स में रिस्पेक्ट का बहुत अच्छा काम है। धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि हमें लाइफ टाइम के लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। इंडस्ट्री अपनी जिस तरीके से आगे आई है,
तो बीच में अनएजुकेटेड फोटोग्राफर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। जी कुछ नहीं आता तो वेडिंग फोटोग्राफी करे, ऐसा एक माहौल बन गया। क्या कर रहा है बच्चा? नहीं यार वो 12वीं फेल हो गया तो क्या करेगा? फोटोग्राफी करेगा। कैमरा लिया, फोटोग्राफर बन गया। देखिए दुख ये होता है, फोटोग्राफी आर्ट है, जी लेकिन वो एक साइंस और आर्ट का खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जी तो हम अगर आर्ट में फ्रीडम होता है तो हम सबको वेलकम करते कि सब लोग आइए यहाँ पर, सब लोग शूट्स कीजिए, सब लोग फोटोग्राफर बनिए। लेकिन बनते बनते अपने आप को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनाइए, एथिक्स को जानिए, कैसे प्रेजेंट होना है, कैसे खूबसूरती से काम करना है, अच्छे से कैसे काम करना है, रेट तोड़ के अपने आप को नीचा दिखा के, एक दूसरे को नीचा दिखा के, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपनी इंडस्ट्री लोअर कैटेगरी मानने लगे। लोग ये वेडिंग फोटोग्राफर बोले तो पेरेंट बोलते नहीं यार वो नहीं सीखना है, जी वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बनना है, क्योंकि वो कोई भी बन जाता है, स्लीपर चप्पल पहन के आते हैं। जी ऐसा नहीं आना चाहिए। नीट एंड क्लीन खूबसूरत प्रेजेंट होगी तो पेरेंट्स को भी लगेगा हमारा बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है, जी राइट। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी बन गई, जी इसीलिए रिस्पेक्ट फाउंडेशन बन गया। और एक एजुकेटर होने के नाते, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते, एक फोटोग्राफर का बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन गई कि कल जाके अगर मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो मैं इस इंडस्ट्री को ऐसा खूबसूरत बनाऊं कि उसको मैं वेलकम करूं, प्राउडली वेलकम करूं कि तू आ जा, तेरा वेलकम है, तेरा स्वागत है। जी बस यही सोच लेके अभी हम काम कर रहे हैं। और रिस्पेक्ट फाउंडेशन के माध्यम से अपने भारतवर्ष के फोटोग्राफी इंडस्ट्री में हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि जो फोटोग्राफर्स की छवि है जी उसको और खूबसूरत बनाए। जी सर, आपका रिस्पेक्ट अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, अकेडमी भी बढ़िया चल रहा है, दिया फोटो भी चल रहा है बहुत अच्छे। अभी आपको लगता है कि आपका कोई सपना मिसिंग रह गया क्या? अभी कुछ सपना आपने देखा था या देख रहे हैं वो पूरा हो ही नहीं पाया, आपका अपने दिल से क्या चाहते हैं, कुछ और चीज़ें? नहीं देखिए, सपने बहुत हैं। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि मेरा कोई जो सपना देखा है मैंने, वो हर सपना मेरा पूरा हो रहा है। जी अभी ऐसा हुआ नहीं कि एक सपना देखा, अब हर चीज़ तो कंप्लीट नहीं होगी, जी लेकिन ईश्वर ने और ईश्वर रूप के मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे हमेशा हर सपना पूरा करवाया है। सपने बहुत है, अभी भी बहुत है। मुझे एक खूबसूरत फोटोग्राफी का ये जो स्कूल है इसको एक खूबसूरत जगह पे बनाना है, नेचर में, निसर्ग में। मैं चाहता हूँ कि उस जगह पे एक ऐसी दुनिया बनाऊँ खुद की कि जहाँ पर फोटोग्राफर सिर्फ एक टेक्निकल ना बने, जी सिर्फ टेक्नोलॉजी लेके आगे ना बढ़े, तो एक विजन, एक क्रिएटिविटी लेके आगे बढ़े। और उसके लिए मुझे फूलों में रहना है, जी मुझे नेचर में, पहाड़ों के बीच में रहना है, मुझे थोड़ा वहाँ पे नदी में खेलना है, उस पानी में खेलना है, बच्चों को मतलब वहाँ पे लेके जाना है। ऐसे जगह पे मुझे अपना एकेडमी जो है फोटो आर्टियो को लेके जाना है। जी और मेरे पर इम्प्रेशन जो है ना वो है फुनसुक वांगडू का, जो 3 इडियट्स का एक कैरेक्टर है। तो उनका जो आमिर खान जो दिखाया ना वो मेरे इंस्पिरेशन है, जी वो फुनसुक वांगडू मेरे इंस्पिरेशन है। जी तो वैसी कुछ दुनिया बसानी है। एजुकेशन और एजुकेटर ही लाइफ टाइम रहना है। जी एक सपना है कि डॉक्टरेट ले फोटोग्राफी में, जी अब उसके लिए प्रयास करेंगे। जी और सपना यही है कि अगर मेरा बेटा भी इस इंडस्ट्री में आना चाहे, अगर फ्यूचर में उसको लगे खुद को, तो मैं उसको बहुत खूबसूरती से वेलकम करूं। बस बाकी जो चाहा है वो मिला है। और हम चाहते हैं कि हम वेडिंग फोटोग्राफर सिर्फ अपने एक दुनिया में काम करते रहते हैं, अपने आप को पूरे दुनिया में लेके जाना जरूरी है। और अभी उस तरीके का माहौल बढ़ रहा है, तो सपने बहुत हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं और होते रहेंगे। शायद आपको आने वाले समय में भी दिखेगा कि मैं थोड़ा आज तक के जितने सपने देखे ना मैंने बता के किए। जी मैंने कभी सपना मन में नहीं रखा है सर। जी मैंने ये स्टूडियो का सपना देखा था तो मैं हमेशा मेरे साथियों को बताता था हम ऐसे करेंगे, जी तो वो किया है। जी तो शायद अभी जो आपको बताया वो भी मैं करूं और बस सबके आशीर्वाद उसमें मिले, वही एक चाहत है। जी। तो सर सबसे पहले आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जब से आपने शुरू किया आज तक का बहुत चेंजेस है, बहुत अपडेट हुए, बहुत फ्यूचर होंगे भी, SLR, DSLR, मिररलेस, अभी फ्यूचर मोबाइल, फिर AI और फिर वेडिंग की मार्केट बूम। क्या फ्यूचर क्या आपको क्या लगता है कि अभी बूम होने वाला है या मार्केट बड़ी होगी या फिर मोबाइल के आने से आया या नहीं? ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पर संकट भी गहरा आ रहा है या फ्यूचर में, तो आप क्या? मैं तो यही कहूँगा, अब AI तो इतना पावरफुल आगे जाने वाला है। देखिए मोबाइल आने की वजह से तो और मार्केट खुल गया है, जी कुछ कम नहीं हुआ है। अब इस साल का टर्नओवर देखिए आप, दिसंबर और जनवरी का वेडिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना है, राइट? बहुत बड़ा, मिलियंस में टर्नओवर है। और उसका एक किरदार हम लोग है फोटोग्राफर।
जी। तो इतने वेडिंग्स हो रहे, कितने मिलियंस वेडिंग्स हो रहे हैं, कितना इंडस्ट्री बूम कर रहा है, सिर्फ वेडिंग का बोल रहा हूँ मैं। जी फैशन और प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बूम कर रहा है, जी क्योंकि सब लोग ऑनलाइन आ गए, जी सबको फोटोग्राफी करवानी है। तो लोगों ने स्टार्ट में मोबाइल से फोटोग्राफी की है। जी जब उन्हें पता चला कि उनको भी ग्रो करना है, तब उन्होंने प्रोफेशनल्स को चुना है। जी और मैं यही कहूँगा कि मोबाइल की वजह से तो लोगों का फोटोग्राफी करवाने का इंटरेस्ट बढ़ गया है, जी क्योंकि वो दादाजी भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, राइट, और छोटा बच्चा भी फोटोग्राफी कर रहा है मोबाइल से। तब उनको लगता है कि यार अपने जो फोटो करने हैं वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर से करने चाहिए। तो कोई मोबाइल की वजह से लॉस नहीं है, हम ग्रो कर रहे हैं, बूम कर रहे हैं, अब हम भी खुद लोगों तक पहुंच रहे हैं। इतना ही है कि फोटोग्राफी में बहुत सैचुरेशन हो रहा है फास्ट, क्योंकि फोटोग्राफी थोड़ा इजी भी लगने लगा। जी। लेकिन देखिए, अब 2-3 साल फोटोग्राफी करना और 20-30 साल करना, इसमें तो चेंज है। अब हम स्टार्टिंग में लोग आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ समय करते हैं और निकल जाते हैं, तो वो कम रेट में करके देखेंगे। स्किल जिसके पास नहीं है वो रेट कम कर देगा, जिसके पास स्किल है वो कभी कॉस्टिंग कम नहीं करेगा। मार्केट बूम करने वाला है, करते रहेगा। और आपने अभी इतने हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें एक ही है, हर रोज अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आने दो, अगर हम खुद रोज के रोज अपडेट हो रहे हैं तो हम अपने आप को आगे बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। स्ट्रगल लाइफ टाइम है जी। वो करना ही है, तो ये तो मज़ा है, अदरवाइज तो बहुत इजी रहेगा सब कुछ। तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई भी कैमरा लिया, कोई भी गैजेट लिया, रख लिया, बस ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा आ गया। तो सीखते रहना निरंतर, जब तक सीखेंगे नहीं जब तक आगे बढ़ भी नहीं सकते। सर भी 0 से शुरू किए थे, जिस कैमरे से आज भी अपडेट हुए, आज तो मोबाइल तक आ गए सर। इंस्टाग्राम में भी मैं देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपडेट है। तो कितनी मेहनत किए होंगे इस सब चीज़ों के लिए। आपको भी करना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो आप मानते हैं अपडेट होना बहुत जरूरी है? जो अपडेट नहीं होगा वो पिछड़ जाएगा, मार्केट से निकल जाएगा अभी आने वाले समय में। बहुत जरूरी है। देखिए, अपडेट होना मतलब, ये मेरे पापा जी का कैमरा है जिन्होंने फर्स्ट लिया था, राइट, आइसोलिक 2। ओके, ये आइसोलिक 2 है और ये 1981 में लिया था, राइट। अब इसके ऊपर अगर हम लोग वो कंटिन्यू करते थे तो फिर शायद हम यहाँ पर बैठे नहीं रहते थे। उन्होंने अपडेट किया, उन्होंने बाद में याशिका, बाद में कोसिना, पेंटेक्स, निकॉन, ये सब करते करते हम टेक्नोलॉजी डेली अपडेट हो रही है। हमें अपडेट होना ही चाहिए। और अपडेट मतलब क्या, सिर्फ टूल्स चेंज करके भी अपडेट नहीं होते। कई लोग टूल्स तो चेंज कर रहे हैं लेकिन माइंडसेट अपडेट नहीं कर रहे। एक माइंडसेट हो जाता है कि भाई ऐसे जाके काम करना है, जाके रोज काम करना है। हम चाहते हैं कि अपडेशन मतलब कंप्लीट अपडेशन, अपने आप को आगे लेके जाना, मतलब विजन भी चेंज होनी चाहिए, काम करने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। इतने इंस्पिरेशनल अभी पर्सनालिटीज हमें इजी मिल रहे हैं, यूट्यूब पर मिल रहे हैं या इंस्टा पर मिल रहे हैं, तो उनको देख के हम लोग अपडेट हो सकते हैं। तो अपडेट जरूरी है। मैं ये भी एक दिखाना चाहता हूँ, ये विविटार कंपनी का फ्लैश था, उस समय सबसे पावरफुल फ्लैश था। लेकिन आज मुझे मालूम नहीं मार्केट में कहाँ है। तो आज के इसमें अगर देखेंगे तो जैसे गॉडॉक्स को देख रहे हैं हम लोग कि गॉडॉक्स ने पूरा मार्केट छा गया, और वही एलिंग्रोम करता था। हम एलिंग्रोम के लाइन में खड़े रह के लाइट्स लिए, लेकिन आज पोर्टेबल लाइट्स में गॉडॉक्स इतना अपडेट है कि डेली उनका अपडेशन रहता है। तो मुझे लगता है, वही मैं एग्जांपल दूं नोकिया का, अगर अपडेट होने की बात है तो आज नोकिया गायब है इंडस्ट्री से। तो बस हमें गायब नहीं होना है, हमें अपने आप को, ये जो जिस तरीके से जनरेशन आ रहा है उस जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। और सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करनी है तो अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसमें अपडेट होना जरूरी है। पैसा कमाना है, क्योंकि सिर्फ बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत अच्छा खूबसूरत काम करेंगे और अपने हाथ में पैसा ही नहीं है जेब में, तो भी हमें कोई पूछेगा नहीं। तो अपने आप को एक पर्सनैलिटी भी खूबसूरत बनानी है, सोच विचार अच्छे रखने हैं, अच्छा बिजनेस भी करना है, एथिक्स के साथ करना है और अपना ब्रांड बनाना है। 100 बातों की एक बात, अगर इतनी सारी बात हुई तो आप एक फोटोग्राफर को जो नया स्टार्टिंग है, जो देख रहे हैं हमें, उनको आप कोई बहुत शॉर्ट में कुछ बातें बताना चाहेंगे अपने लाइफ के, कि शॉर्ट ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम लोगों से बात करने में मिस हो गई, तो वो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? बस बहते मत जाओ, स्टडी करके, मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेंटोर अपने लाइफ में बहुत जरूरी है कि वो सही रास्ता दिखाए। बहते जाएंगे तो कब कहाँ पे निकल जाएंगे पता ही नहीं है। क्योंकि कोई दोस्त कर रहा है इसलिए फोटोग्राफर बन रहे तो ऐसा नहीं बन सकते, आपके पैशन से बन सकते हैं। अच्छे मेंटोर हमें मिलना चाहिए और अच्छा एजुकेशन लेके ही आप बहुत खूबसूरत करियर बना सकते हैं। शॉर्ट टाइम काम नहीं करना है, लाइफ टाइम करना है। उस अकॉर्डिंग खुद के बारे में सोच के इस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है।
आप मोटिवेट होने के लिए मूवी देखते हैं, तो मूवी या बुक्स पढ़ना या ऑडियो सुनना? मूवी देखना। मूवी देखना। बुक्स? बुक्स तो पढ़ता ही हूँ। बुक्स में अभी कभी कभी वो रह जाता है क्योंकि हम लोग बैक टू बैक अगर बिजी रहेंगे तो नहीं, लेकिन मूवी से मुझे एक नहीं 10 फायदे होते हैं। अभी आप सीखने के लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, दोनों में से बेस्ट आपको क्या दोनों। लगता है? दोनों दोनों मेरे लिए बहुत बेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि अभी ऑफलाइन से भी मैं बहुत खूबसूरती से सीख रहा हूँ क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड बहुत सेशन खरीदते हैं, और जो चीज़ मैं वहाँ पे जाके कब सीखूँ, उससे अच्छा कि मुझे ऑनलाइन मिल रहा है तो मैं ऑनलाइन लेके उसमें सीख के अपडेट खुद को कर पा रहा हूँ, और ऑफलाइन मिले तो वो तो खूबसूरती उसकी और बढ़ेगी। जी, लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों में बेस्ट आपका? जी, मैं मैक यूज़ करता हूँ, जी, तो मेरे लिए वहाँ पे डेस्कटॉप और मैकबुक मतलब दोनों बेस्ट है। बेस्ट। आप फ्री टाइम में कभी इंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ अकेले, तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? नेचर में। आपको खाने में क्या पसंद है? नॉनवेज। नॉनवेज। हाँ, इंडिया की कोई ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, यहाँ घूमने जाना चाहिए? फुनसुक वांगडू की जो जगह है, बेसिकली मुझे मेरा इम्प्रेशन ही वही है, तो लद्दाख जाना मैं पसंद करूँगा। हाँ, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवलाल जी, थैंक यू सो मच।